नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी वाथम और जुनून एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं एक क्वेश्चन सीरीज़ लेके आया हूं आपके पास। और जैसा कि आपको बैक में दिख रहा है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एलडीसी सूबेदार स्टेनोग्राफर एलडीसी स्टेनोग्राफर, एक एसएससी स्टेनो एसआई का एक एग्ज़ाम हुआ था 2017 में। सब कुछ दिया हुआ है आपके सामने। मैंने अपनी तरफ से ये कोई क्वेश्चन ऐड नहीं किया है इसमें से, ठीक है। ये सब आपके सामने ये क्वेश्चन दिए हुए हैं और इस क्वेश्चन से आप थोड़ा सा आपको एक फीडबैक मिलेगा। आपको एक पता चलेगा कि आप जब एमपी पढ़ रहे हो तो एमपी के कैसे क्वेश्चन आपको तैयार करना चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने चाहिए, कौन कौन से ऐसे टॉपिक आपको क्लियर करके चलने चाहिए जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। अभी मैं आपके सामने एक स्टेनोग्राफर स्टेनो एसआई का कुछ जो क्वेश्चन आते हैं उसमें इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि ये जो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, इसमें पहली बार तो स्टेनोग्राफर जो होते हैं जिनके पास स्टेनो होता है वही उसमें भाग लेते हैं, ठीक है। दूसरा, इसमें ये जो एग्ज़ाम होता है इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं। कितने आते हैं? 100 क्वेश्चंस में से 25 नंबर का एमपीजी के आता है, ओनली एमपीजी के, ठीक है, ना कि जीके। 25 नंबर का आपका हिंदी आता है, ठीक है। 40 नंबर का इसमें कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर आता है। और 10 क्वेश्चंस आते हैं बच्चों मैथ के। 10 क्वेश्चन जो आते हैं वो क्या आते हैं? मैथ के आते हैं। इस तरीके से पूरा 100 नंबर का एक पूरा पेपर होता है और ये एग्ज़ाम होता है अभी 2017 में। देखो जैसा लिखा हुआ है 2017 में एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद में अभी कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ। 18, 19, 20 अभी कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है। 21 में उम्मीद है हो सकता है, ठीक है। हालांकि वैकेंसी हैं इसमें ऑलरेडी, तो देखो जब भी गवर्नमेंट चाहेगी तब ये वैकेंसी ओपन होंगी। 7 अक्टूबर 2017 और 9 o'clock इसमें टाइम भी दिया हुआ है। मैंने ये चीज़ आपको इसलिए दी है जिससे आपको ये जानकारी रहे कि ये जो एग्ज़ाम है, जिस पेपर के मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन आ चुके। हो सकता है आप में से कई स्टूडेंट ऐसे हों जिन्होंने ऑलरेडी ये पेपर दे रखा हो या इस पेपर को पढ़ रखा हो। तो बात चल रही है बच्चों डिस्कस की। जो स्टूडेंट्स नया है उसने इस पेपर को नहीं देखा तो उसको भी पता चलना चाहिए, ठीक है। आप में से जितने स्टूडेंट्स ने इस पेपर को रीड किया है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 100% ऐसा स्टूडेंट हो जिन्होंने ये पूरा देखा हो, पढ़ा हो। तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो पहली बार तैयारी में उतरे हैं और पहली बार उन्होंने कोई एग्ज़ाम अभी नहीं दिया है, अभी जस्ट तैयारी करना शुरू की है, तो उनको भी ये पता होना चाहिए कि क्या क्वेश्चन आते हैं और क्या हमें इसमें कवर करना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे एमपीजी के अपने पास चल रहा है, जैसे रनिंग में हम एमपीजी के का सिलेबस कराते हैं, उसमें 3.5 मंथ मिनिमम लग जाते हैं, ठीक है। मतलब 2-3 मंथ्स तो हमें मिनिमम लगते हैं। दूसरा, उसमें से जैसे 25 क्वेश्चंस वो पेपर में पूछ रहा है, तो इसमें से मिनिमम 24 क्वेश्चंस आपके इसमें आप सही कर सकते हो। यानी कि 25 में से 24 क्वेश्चन अगर आपने अच्छा पढ़ा है, बढ़िया पढ़ा है, तो 24 तक आप इसमें सही कर सकते हो। तो एक अच्छा नंबर देने वाला सब्जेक्ट है। तो आप अगर अच्छे से पढ़ते हो, बढ़िया से टॉपिक कवर करते हो, तो आप उसको देख लेंगे, ठीक है। तो ये मैं इसके बारे में बता रहा था आपको कि भाई एक एग्ज़ाम होता है और अधिकतर स्टूडेंट्स उनको हो सकता है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को उसकी जानकारी ना हो। तो जिनको जानकारी नहीं है उनको जानकारी मिल रही है, और जिनको ऑलरेडी जानकारी है तो उनको पता रहना चाहिए कि कैसी चीज़ें अपन पढ़ें जिससे हमें कहीं ना कहीं एग्ज़ाम को निकालने में आसानी मिले, ठीक है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा समझ लेना। बाकी का और भी कुछ जानकारी लेनी हो तो लास्ट में ये जो वीडियो है इसके जस्ट लास्ट में मैं मेरा अपना नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि अभी मैं आपको वो पूरी जानकारी अभी भी दे रहा हूँ वैसे तो, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बाद में इस वीडियो को हो सकता है उस समय वो बात उनको ध्यान ना रहे कि भैया सर ने क्या बताया क्या नहीं बताया, जो भी है। फिर भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। पर इसमें स्टेनो आना कंपलसरी होता है। स्टेनो यानी शीघ्र लेखन जिसे अपन बोलते हैं। देखें, इसमें एमपी बोर्ड का ही रहता है, पूरा मध्य प्रदेश का ही है ये, ठीक है। ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम नहीं है, पूरा एमपी का रहता है। 100 क्वेश्चन आते हैं, 25 का एमपी जीके, 25 हिंदी और 40 कंप्यूटर और 60 मैथ के क्वेश्चन भी आते हैं। तो एमपी जीके चूंकि मेरा ये सब्जेक्ट है, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ वो जनरल नॉलेज का पोर्शन पढ़ाता हूँ, जीके पढ़ाता हूँ। तो जीके में मैं आपको 25 क्वेश्चंस की सीरीज, जो 25 क्वेश्चंस है वो मैं आपके उसमें
कवर करा के देता हूँ। आप जहाँ मैथ पढ़ते हो वहाँ से आपके 10 क्वेश्चंस कवर होते हैं, आप जहाँ कंप्यूटर्स पढ़ते हो वहाँ कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन, मतलब कंप्यूटर के टीचर कंप्यूटर के क्वेश्चन कवर कराएंगे, मैथ के टीचर मैथ के नंबर कवर कराएंगे। तो ये इस हिसाब से आपका पूरा ये 100 क्वेश्चन का रहता है। तो जैसा कि इसमें 25 क्वेश्चन में आज आपको बता रहा हूँ, जो 25 क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर आए। देखें, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में किस वर्ष में इकबाल पुरस्कार स्थापित किया गया। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है और सबसे पहले क्वेश्चन के हिसाब से हमें एमपी के अंदर कौन सा टॉपिक कवर करके चलना चाहिए, हमें एमपी का पुरस्कार वाला टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट करके चलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आया, किसी भी एग्जाम के जो क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस पेपर के जो क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब केवल ये नहीं होता कि आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लो और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने से उनमें से कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए। तो ये अगर कोई स्टूडेंट सोचता है कि ये क्वेश्चन जो पढ़ा रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन तुम्हारे अगले पेपर में आएगा, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा कि ये क्वेश्चन आएगा। समझ रहे हो, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2017 में आ गया है, तो उसको 21 में अगर एग्जाम में देना है तो वो क्यों देगा, क्योंकि ऑलरेडी वो पेपर दे चुका। लेकिन हमें यहां से एक फीडबैक मिलता है कि ये मध्य प्रदेश के पुरस्कार में से क्वेश्चन पूछा गया है, उसने इकबाल सम्मान पूछ लिया, उसके अलावा अदर जो अवार्ड हैं वहां से क्वेश्चन बना सकता है। हो सकता है वो अहिल्याबाई सम्मान पूछ ले, हो सकता है वो शरद जोशी सम्मान पूछ ले, हो सकता है वो महात्मा गांधी सम्मान पूछ ले। यानी कि एक पूरी जो लिस्ट आपकी बुक में दी रहती है कंप्लीट, है ना। तो हमारा जो सिलेबस रहता है, जब हम एमपी जीके का पोर्शन कंप्लीट करते हैं तो उसमें पूरा अवार्ड का पूरा टॉपिक हम कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे हमारी टेंशन ही खत्म हो जाती है कि अब तो वैसा भी अवार्ड में से क्वेश्चन आएगा तो वो हम सही कर सकते हैं। तो हमें एक हिंट मिलती है पेपर से। ठीक है, तो कभी भी कोई भी एग्जाम, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, अभी एमपीपीएससी का एग्जाम भी मैं लेके आऊंगा, एमपीपीएससी के भी कुछ क्वेश्चन है प्रीवियस, वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, कहने का मतलब ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, लेकिन यहां से क्वेश्चन पेपर में आएगा। ठीक है, तो पुरस्कार वाला जो टॉपिक है वो आपका अच्छे होना, जबरदस्त होना चाहिए। और अगर आप पढ़ रहे हो ऑलरेडी, आपकी तैयारी, आपने एग्जाम नहीं देखा, आपने क्वेश्चन भी नहीं देखा, तो आप अपने आप को चेक भी कर रहे हो कि यार क्या मुझे पता है इकबाल सम्मान जो है, इकबाल पुरस्कार जो है वो कब शुरू किया गया था। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। हालांकि इसमें से एक और क्वेश्चन अभी पेपर में आ चुका है, व्यापम के पेपर में आया कि इकबाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो उर्दू साहित्य के क्षेत्र में इकबाल सम्मान दिया जाता है। अब एक और दूसरे पेपर, जैसे सुबह उसने पूछ लिया कि सुबह की शिफ्ट में पूछ लिया कि इकबाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, और शाम के दोपहर की शिफ्ट में उसने क्या पूछ लिया कि उर्दू साहित्य के क्षेत्र में किस सम्मान का। इकबाल सम्मान उर्दू साहित्य में दिया जाता है, लेकिन उर्दू साहित्य में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन को वहां से वहां उसने घुमा दिया, पर चीज अच्छे से याद होना चाहिए। तो इसमें एक ईयर पूछ ली, इसका मतलब एक और क्या है कि आपको बेटा ईयर्स भी अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि ईयर्स पूछ रहा है सामने वाला पेपर के अंदर। तो उसमें पूछा मध्य प्रदेश में किस वर्ष में इकबाल पुरस्कार स्थापित हुआ, किस वर्ष में इकबाल सम्मान की शुरुआत हुई। ठीक है, कब हुई, 1986, 1992, 1984, 1980। आप में से अधिकतर स्टूडेंट है वो अपने आप को चेक कर सकते हैं, क्या आपको वो चीज याद आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही तो मैं तो बता ही रहा हूं आपको आगे। ठीक है, तो देखो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है 1986। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो क्या है, 1986। इकबाल सम्मान की शुरुआत हुई थी 1986 में। ठीक है, इसी के अलावा इकबाल सम्मान जो है वो एक उर्दू साहित्य के क्षेत्र में देने वाला पुरस्कार है, और मध्य प्रदेश का पर्टिकुलर पुरस्कार है। मध्य प्रदेश सम्मान, मध्य प्रदेश के पुरस्कार सम्मान वाला आप टॉपिक निकालोगे, आप गूगल पे सर्च कर लेना, विकिपीडिया पे डाल देना मध्य प्रदेश के पुरस्कार, मध्य प्रदेश पुरस्कार सम्मान, उसमें लिस्ट में आपको इकबाल सम्मान के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं इकबाल सम्मान को अपन को याद रखना है। दूसरा, अब ईयर दी उसने 1992। अब 1992 में भी एमपी के अंदर अवार्ड है, 84 में भी अवार्ड है और 80 में भी है। तो मैं आपको बता देता हूं, 1992 में एक शरद जोशी सम्मान है। ठीक है, कौन सा, शरद जोशी सम्मान। शरद जोशी पुरस्कार की शुरुआत बच्चों कब हुई थी, 1992 में। ठीक है, एक लता मंगेशकर पुरस्कार है, एमपी का ही लता मंगेशकर पुरस्कार है, लता मंगेशकर। ठीक है, तो लता मंगेशकर पुरस्कार जो है वो भी है। तीसरे नंबर का एक शिखर सम्मान है, शिखर सम्मान जो है 1980 में। ठीक है, शिखर सम्मान, और शिखर सम्मान लगभग 3 है।
तो आप जब लिस्ट निकालोगे उसमें पढ़ोगे, तो मैंने आपको ये तीनों ऑप्शन बतानी, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा बच्चों वो होगा 1986, 1986, ठीक है। तो 1986 में ये पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, लेकिन बाकी के भी उसने तीन ऑप्शन क्यों दिए? हो सकता है स्टूडेंट को इनमें से कोई ईयर दिमाग में रह गई हो, पर ये जो अवार्ड है मैंने आपको बताया, शरद जोशी सम्मान है, लता मंगेशकर सम्मान है और शिखर सम्मान है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, और मेन है आपको याद होगा तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो, नहीं याद होगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो 1986 में इकबाल सम्मान की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष में टाइगर रिजर्व में घोषित किया गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये है कि अगर आपको ये पता है कि राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं एमपी के अंदर, ठीक है, वो अच्छी बात है। उसके अंदर भी तुम्हें क्या याद करना पड़ेगा कि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई, पहला। दूसरा है उसको टाइगर रिजर्व में कब शामिल किया गया, टाइगर रिजर्व में कब शामिल किया, दूसरे पॉइंट ये, पहला पॉइंट ये। तीसरा पॉइंट और मैं बता देता हूं, तीसरा पॉइंट है स्थान, कि भैया वो राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। चौथा पॉइंट है कि उस राष्ट्रीय उद्यान की विशेषता क्या है, ठीक है, उसकी विशेषता क्या है, उसके बारे में क्या विशेष है, समझ में आ रहा है, उसकी विशेषता क्या है। तो ये 4 पॉइंट निकल के आते हैं किसमें, राष्ट्रीय उद्यान में से। चूंकि पेपर में आया तो टाइगर रिजर्व भी आपको प्रत्येक का याद होना चाहिए। जितने राष्ट्रीय उद्यान, 11 राष्ट्रीय उद्यान, तो 11 राष्ट्रीय उद्यान का आपको, या 10 राष्ट्रीय उद्यान, 11 राष्ट्रीय उद्यान, पूरा के पूरा उनकी ईयर्स भी याद होना चाहिए, वो कहां पर है, किस लिए प्रसिद्ध है, वो सारी डिटेल, ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल हुआ, जे भी याद हो। अब इसमें लिखा हुआ है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। टाइगर रिजर्व का मतलब यह है कि टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। तो बच्चों 6 राष्ट्रीय उद्यान है एमपी के जो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है। कितने हैं, 6 राष्ट्रीय उद्यान है, उनमें से एक पन्ना भी है। इसका मतलब यह कि 5 ऐसे राष्ट्रीय उद्यान है, टोटल 11 में से बता रहा हूं, 5 ऐसे राष्ट्रीय उद्यान है जो शामिल नहीं है। तो 6 राष्ट्रीय उद्यान शामिल है, और 6 राष्ट्रीय उद्यान में से एक ये पूछा है, तो 5 के जो बचे हुए हैं उनमें से भी पूछा जा सकता है कि उनको कब टाइगर प्रोजेक्ट रिजर्व में शामिल किया गया, ठीक है। तो भाई इसमें पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बता दूं कि 1981 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना में ही है, ठीक है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पन्ना के अंदर ही है। इसकी विशेषता क्या है, ये रेप्टाइल्स के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाता है, रेप्टाइल्स के लिए जाना जाता है। रेप्टाइल्स यानी कि जो रेंगने वाले जीव होते हैं ना, रेप्टाइल्स के लिए जाना जाता है। कौन सा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो जब राष्ट्रीय उद्यान वाले टॉपिक में पढ़ेंगे तो ये चीजें आपके सामने आएंगी। इसका सही आंसर है बच्चों वो है 1994, 1994 में, 1994 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। तो अगर ये क्वेश्चन बनता है कि जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया, तो बच्चों अपना आंसर क्या होगा, 1994, 1994 में इसको टाइगर रिजर्व में घोषित किया गया था। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1981 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो यहां तक का आपको समझ में आ गया होगा। तो मेन है कि अपन को वो चीज इतने अच्छे से याद होनी चाहिए, केवल ये याद करके ना रहेंगे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, हाँ हमने नाम सुना है एमपी में है, ठीक है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, पन्ना, बात खत्म नहीं। उसके ईयर का भी कंफ्यूजन दूर होना चाहिए, ईयर अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, जबलपुर का ध्वज सत्याग्रह, ध्वज सत्याग्रह बोल सकते हैं या एक झंडा सत्याग्रह भी बोल सकते हैं, झंडा और ध्वज बात एक ही होती है। तो मध्य प्रदेश में एक बहुत अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर जो पूरी इंडिया के अंदर एक सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर से झंडा सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। वो भी कब की गई थी, 1923 में। तो इसका जो क्वेश्चन पूछा गया था तो ये आ गया आपका हिस्ट्री में से, यानी कि जो इतिहास है मध्य प्रदेश के अंदर, इतिहास के से संबंधित क्या जानकारी दी गई है। तो 1923 में झंडा सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी, ठीक है। एक और बहुत अच्छी बात है कि जो 1857 की क्रांति शुरू हुई थी भारत के अंदर, और 1857 की जो क्रांति भारत के अंदर शुरू हुई थी वो 1857 की क्रांति नीमच छावनी से शुरू हुई थी। और नीमच भी हमारे मध्य प्रदेश का एक बहुत महत्वपूर्ण जिला है, ठीक है। तो नीमच छावनी से 1857 की क्रांति शुरू हुई थी।
और इसमें जो झंडा सत्याग्रह की शुरुआत है, झंडा सत्याग्रह शुरू किया गया था तो वो 1923 में 1923 में शुरू किया गया था। तो ये जो ईयर्स दी गई है तो इसमें कहीं ना कहीं 23, ये आप जब मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित तथ्य पढ़ते हैं, जब आप डिटेल में अच्छे से पढ़ते हैं, तब आप ये टॉपिक पढ़ते हो और इसको भी हम कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से, यानी कि तुम्हें इस पेपर को देख के समझ में आ रहा होगा कि ईयर का बहुत भयंकर रोल है कि 1986 उधर पूछा, पन्ना रिजर्व का उसने पूछा, ईयर में पूछा ना। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, ईयर्स वगैरह सही से ध्यान नहीं देते हैं, या बहुत से ऐसे मतलब वो ये सोच लेते हैं कि यार ईयर वगैरह, और ईयर में कंफ्यूजन भी होता है स्टूडेंट को, इसलिए पूछा जाता है। लेकिन याद तो करना पड़ेगा ना, ईयर तो अच्छे से तैयार करना ही पड़ेगी ना। तो ईयर ऐसी तैयार होना चाहिए, इतने अच्छे से तैयार होना चाहिए जिससे आपका 1% भी कोई डाउट ना रहे, अच्छे से याद रहे, ठीक है। तो ये जबलपुर सत्याग्रह है और इसकी शुरुआत हुई थी 1923 में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस खेल से वर्षा बर्मन जुड़ी हुई हैं। यानी कि एक खिलाड़ी है वर्षा बर्मन, ठीक है, वर्षा बर्मन। अगर इससे पहले का आपने वीडियो देखा होगा तो मध्य प्रदेश में खेलों के खिलाड़ी वाला मैंने एक वीडियो अपलोड करा था। उस वीडियो में आप देखेंगे तो लास्ट में कुछ खिलाड़ियों को मैंने पढ़ाया है, लास्ट में कुछ खिलाड़ी करा, तो उसमें एक वर्षा बर्मन भी बताया। और वर्षा बर्मन का जो संबंध है बच्चों वो है निशानेबाजी से। ये वर्षा बर्मन को कोई नहीं जानता था, जब इन्होंने निशानेबाजी में कोई पदक हासिल किया और इनका नाम जब न्यूज़पेपर में आया तो पूरी दुनिया जानने लगी कि वर्षा बर्मन कौन है। तो जैसा कि उसने क्वेश्चन किया है कि वर्षा बर्मन जो है वो किस खेल से संबंधित है, इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन से हमें यह समझ में आ रहा है कि हमें यह भी पता होना चाहिए कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। खासतौर से ज्यादा जो फेमस खिलाड़ी है उसके बारे में हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है कि अगर कोई फेमस खिलाड़ी है तो उसके बारे में भी हम जानकारी रख सकें, ठीक है। तो वर्षा बर्मन का जो संबंध है वो किस खेल से है, वर्षा बर्मन का संबंध जो है वो निशानेबाजी से, शूटिंग से संबंधित है। तो वही भाला फेंक नहीं है, कुश्ती नहीं है, तैराकी नहीं है, तो वर्षा बर्मन का संबंध जो है वो शूटिंग या निशानेबाजी से है। तो मेन है, यहाँ से अपन को एक और जानकारी मिली कि हमें मध्य प्रदेश के खेलों के जो खिलाड़ी हैं वो किस खेल से संबंधित है वो भी अच्छे से पता होना चाहिए, उनके बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। कि ये नहीं कि हमें पता है विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये तो नॉर्मल बात है, इंडिया के खिलाड़ी हैं, फिर प्रत्येक बच्चे को इनकी जानकारी है। तो मेन है हम इसको जरूर थोड़ा सा ध्यान रखें, खासतौर से मध्य प्रदेश। इसलिए मैंने देखो मध्य प्रदेश के खेलों के खिलाड़ी जो हैं वो वाला टॉपिक आपको अपलोड कर दिया है, तो आप उनके नाम अच्छे से याद कर सकते हो, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। जितना भी जहाँ तक है बुक में जो जितने नाम दिए रहते हैं, अधिकतर नाम मैंने उस वीडियो में तैयार करा दिए हैं। तो जिसको करना हो, जिसने देख लिया हो वो वीडियो, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देखा हो तो आप देख लेना मध्य प्रदेश के उसमें खिलाड़ियों वाले टॉपिक में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन आया कि भारत भवन के वास्तुकार कौन है, ठीक है। भारत भवन की स्थापना 1982 में हुई थी, ठीक है। और ये भारत भवन तो ठीक है, इसके साथ साथ जो हमारा मिंटो हॉल, ठीक है, मिंटो हॉल या इंदिरा गांधी विधानसभा भवन जो है उसके वास्तुकार बच्चों कौन है, उसके वास्तुकार है चार्ल्स कोरिया, ठीक है। उसके वास्तुकार कौन है, चार्ल्स कोरिया हैं। तो पेपर के अंदर ये पूछा गया है कि भारत भवन के वास्तुकार कौन है, कि भारत भवन जो है उसके वास्तुकार कौन है। तो भारत भवन के जो वास्तुकार हैं बच्चों वो कौन है, चार्ल्स कोरिया हैं। और चार्ल्स कोरिया केवल भारत भवन के नहीं, जो हमारा इंदिरा गांधी विधानसभा भवन है उसके भी वास्तुकार हैं। और चार्ल्स कोरिया, तो चार्ल्स कोरिया का नाम बहुत फेमस है, तो उसके बारे में भी हमें जानकारी, जब एमपी हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें एमपी से रिलेटेड इसका नाम भी पढ़ने को मिल जाता है। नॉर्मल है, बुक में दिया रहता है, कोई भी बुक उठा के देख लो आपके नाम लेगा। मेन है पढ़ने से काम नहीं चलेगा, चीजें याद होने से काम चलेगा, हमें अच्छे से वो याद होना चाहिए, ठीक है। तो चार्ल्स कोरिया जो है, चार्ल्स कोरिया वो, और इसके भारत भवन के वास्तुकार। तो यहां से भी एक क्वेश्चन बना, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल, देखो अब पता चल रहा है अपन को कि पर्यटन स्थल वाला जो टॉपिक है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कौन सा पर्यटन स्थल है, ठीक है। तो पर्यटन स्थल की अपन बात करें तो पर्यटन स्थल पूछ रहे हैं
कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल जो है वो इंदौर में स्थित है। यानी कि प्रत्येक जिले के हमें पर्यटन स्थल पता होना चाहिए। तो हमारा एक टॉपिक रहता है हमारी सीट के अंदर, नोट्स के अंदर अलग से हम जिले वाइज पूरा टॉपिक दिए हुए हैं और उसमें पर्टिकुलर एक जिला देते हैं और जिले के अंदर जो भी पर्यटन स्थल है या उसके अंदर जो विशेषताएं हैं पूरी, जैसे 52 डिस्ट्रिक्ट है तो 52 डिस्ट्रिक्ट का हम पूरा एक वो लेके चलते हैं कि कहीं से भी अगर कोई क्वेश्चन बने तो हम ज्यादातर उस क्वेश्चन को जज कर पाएं, उसको बता पाएं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का एक छतरी बाग, ठीक है, इंदौर के अंदर कौन सा पर्यटक स्थल है? छतरी बाग। हो सकता है आप में से जो कोई वीडियो देख रहा हो उसमें से कोई ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं कि उन्होंने इस जगह को घूम रखा हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो जो व्यक्ति इस जगह पर गया है उसको उसके दिमाग में ये आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन छतरी बाग जो है वो उसका संबंध कहां से बच्चों? इंदौर से। तो इसका मतलब क्या है कि पेपर के अंदर पर्यटक स्थल में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, हमें हमेशा अपने दिमाग को खुला रखना है। जहां भी कहीं अगर हम पर्यटक स्थल में जाएं तो उन पर्यटक स्थलों को अच्छे से समझें। केवल ये नहीं कि टाइम पास करके सेल्फी के चक्कर में अपना टाइम बेकार कर दें, फोटो खींच कांच के जे गए, हो गया काम। नहीं, उससे रिलेटेड कुछ जानकारी मिल सकती है। जैसे कि कोई भी किला रहता है या कोई भी पर्यटक स्थल रहता है, उसकी स्थापना से जुड़े हुए कुछ जानकारी रहती है, एक पैम्पलेट लगी होती है ना, तो उसमें हम देख के एक जानकारी ले सकते हैं, मोबाइल से कैप्चर कर सकते हैं, अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। पर इतना समय किसी के पास नहीं है कि वो ऐसा करे। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा कर लेता है ना, तो ये समझ लो वो औरों से 10 कदम आगे ही रहेगा, क्योंकि वो चीजों को बटोर रहा है, वो अपने ज्ञान को बढ़ा रहा है। ज्ञान को बढ़ाने का मतलब केवल ये नहीं है कि हम केवल किताबों से पढ़कर ही अपने ज्ञान को बढ़ाएं। ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमेशा दिमाग को खुला रखना पड़ता है। हर जगह से नई नई चीजें जो सुनने को मिलेंगी, चाहे वो न्यूज में से मिल जाए, न्यूज चैनल में से मिल जाए, न्यूज़पेपर में से मिल जाए, चाहे कोई रिलेटिव से मिल जाए, या हम कहीं पर चले जाएं, तो वो कहीं ना कहीं वो पर्यटक स्थल हमारे दिमाग में रहते हैं। तो ये जो पर्यटक स्थल वाला जो टॉपिक है वो भी आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए। तो इसमें पूछा गया था कौन सा पर्यटन स्थल इंदौर में स्थित है, तो इंदौर के अंदर बच्चों छतरी बाग है। कौन सा है? छतरी बाग है। तो छतरी बाग इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये इस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हैं, वही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। मैंने अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं दिया है, ना ही मैंने कोई अपनी तरफ से ऑप्शन जोड़े हैं। ठीक है, इसका आपको कहीं ना कहीं व्यापम का जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड्स की जो साइड है उसमें आपको सकता है मिल जाए। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये पेपर को सॉल्व करने का मतलब केवल एक ही है, उद्देश्य केवल एक ही है कि हम एक अपने लेवल को लेके चलें और पढ़ाई को देखें कि हमारी पढ़ाई किस वे में है और हमें कौन कौन सी चीजें अच्छे से तैयार हैं और हमें कौन कौन सी चीजें अच्छे से तैयार करनी चाहिए। ठीक है, एक आया था बच्चों कालियादेह महल। ठीक है, ये कालियादेह महल कहां पर स्थित है पूछा गया था। तो बोले कालियादेह महल कहां पर स्थित है, ये धार में है या पचमढ़ी में है, भोपाल में, उज्जैन में। देखो पेपर बनाने वाला बड़ा होशियार है, 4 ऑप्शन देता है ना, तो ऑप्शन भी बड़ी सोच समझ के देता है कि स्टूडेंट को घुमाओ। इसमें जो धार लिखा है ना, धार में एक जगह है मांडू। ठीक है, मांडू को सिटी ऑफ जॉय कहते हैं, ये तो पता होगा, सिटी ऑफ जॉय। ठीक है, यानी कि आनंद की नगरी कहते हैं मांडू को। और इसके लिए एक और शब्द आता है महलों का नगर। मध्य प्रदेश में महलों का नगर, महलों का नगर भी बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है धार। अब जो धार सिटी ऑफ जॉय है, तो हो सकता है स्टूडेंट का दिमाग यहाँ पे पहुंच जाए और यहाँ भी हो सकता है मैंने पढ़ा है सिटी ऑफ जॉय है, आनंद की नगरी है, बहुत अच्छा पर्यटन स्थल है। पर बच्चों इसका आंसर ये नहीं है। दूसरा दिया उसने पचमढ़ी। पचमढ़ी जो है हमारे मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन, ये सब जानते हैं। ऐसा आप में से कोई नहीं बैठा होगा जो पचमढ़ी का नाम जिसने नहीं सुना होगा। बोलो हाँ यार पचमढ़ी बहुत अच्छी जगह है। ठीक है, तो पचमढ़ी हमारे मध्य प्रदेश का सबसे पहला जैव आरक्षित क्षेत्र वायुस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। सबसे पहला जैव आरक्षित क्षेत्र हमारा पचमढ़ी है। पचमढ़ी एक हिल स्टेशन है, होशंगाबाद में आता है, यहाँ पर तवा नदी बहती है। तो इसके बारे में काफी सारी जानकारियां आपको मिलेंगी। ठीक है, तो पचमढ़ी के अंदर ही पर्यटक स्थलों की बात करें तो बहुत सारे अप्सरा वाटरफॉल है, एक बी फॉल है। ठीक है, रजत जलप्रपात है यहाँ पर, कहाँ पर? पचमढ़ी के अंदर। पचमढ़ी में एक रीछगढ़ की चोटी है, यहाँ पर एक पचमढ़ी में राजेंद्र गिरी है। कौन सा? राजेंद्र गिरी, एक पहाड़ है, वहां पर राजेंद्र प्रसाद की एक प्रतिमा लगी हुई है, राजेंद्र गिरी। ठीक है, सनसेट पॉइंट, तो राजेंद्र गिरी पहाड़ी है, वहां पर क्या है? सनसेट पॉइंट है। जब सनसेट होता है तो वो अधिक समय तक दिखाई देता है, मतलब ऊंचाई पर, तो एक सनसेट पॉइंट भी है। रीछगढ़ की चोटी भी है।
और चौरागढ़ महादेव मंदिर। तो ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, तो ये मैं अपनी जो सीट है जिसमें मैं एमपीजी के कराता हूँ, सीट के अंदर पूरे ये पर्यटक स्थल उसमें देता हूँ, जिससे स्टूडेंट को कोई दिक्कत ही ना आए कब कौन सा क्वेश्चन, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये मेरे मुँह से जो नाम सुने हैं वो कुछ लोगों ने पहली बार ही सुने होंगे, यार ये भी नाम है। और ये सब की जानकारी हमें होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ भी पेपर में आ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है अपन, नेक्स्ट ऑप्शन दिखा हुआ, तो ये पचमढ़ी भी नहीं है, क्योंकि पचमढ़ी में ये कालियादेव महल नहीं है। भोपाल, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो हो सकता है स्टूडेंट सोचे कि यार हो सकता है भोपाल के अंदर हो, लेकिन देखो सारी चीजें भोपाल में ही नहीं है। तो जो कालियादेव महल है वो है बच्चों उज्जैन में। कालियादेव महल कहाँ पर है? उज्जैन में। तो ये पर्यटक स्थल है कालियादेव महल। पूछा गया है पेपर के अंदर कालियादेव महल कहाँ पर है, तो कालियादेव महल का जो संबंध है वो कहाँ से है? उज्जैन से है। कालियादेव महल जो है वो उज्जैन में है, तो अपन को ये याद रखना है, कालियादेव महल उज्जैन के अंदर। तो अपन को ये दो चीजें मिल रही, एक तो कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, दूसरा जब न्यू स्टूडेंट है उसको नहीं पता तो उसको ये पता चल गया कि हाँ भैया कालियादेव महल कहाँ पर है, उज्जैन, उसकी नॉलेज इंप्रूव हो गई। 25 क्वेश्चन की सीरीज है, 25 क्वेश्चन एग्जाम में आए थे, वो सारे 25 क्वेश्चन में आपको करा रहा हूँ। तो मेन है 25, तो ये तो तुम्हारे दिमाग में बैठ ही गए। अगर अदर एग्जाम में आ सकता है कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मैंने अभी बोला था कि इकबाल सम्मान अब दोबारा नहीं पूछने का मतलब स्टेनोग्राफर में, समझ में आ रहा है, स्टेनो एसआई में दोबारा नहीं आएगा। लेकिन अदर एग्जाम में अब कोई दूसरा कोई पेपर बना रहा है, जो दूसरा कोई पेपर बना रहा है तो स्वाभाविक है अदर एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मेन है अपन को एक हिंट मिलती है क्वेश्चन को देख के। उज्जैन को अपन याद रख सकते हैं कि जो उज्जैन है, उज्जैन में कालियादेव महल है। इसमें अभी जब हमारा उज्जैन जिला वाला हम टॉपिक पढ़ते हैं, उज्जैन जिले वाला टॉपिक पढ़ते हैं, तो उसमें हमने पर्यटक स्थल दिए हैं जिसमें इनके नाम है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य में कौन सा वनस्पति पाया जाता है? पहली बार तो ये बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ना बच्चों, वो है होशंगाबाद में, होशंगाबाद में, ठीक है। और एक और चीज है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो बेटा लाइक जरूर करना और मेरे को अपना फीडबैक देखना। अब नीचे कमेंट बॉक्स में जो भी आपका विचार हो मेरे को दे सकते हो कि हाँ सर ऐसी क्वेश्चन सीरीज आप लेके आएँ और भी कुछ हमें बताएं, जिससे कि हम और भी मतलब अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करें। दूसरा एक करंट अफेयर्स का सेशन है, करंट अफेयर्स का सेशन भी हमारा कहीं ना कहीं 9:15 पर लाइव चलेगा, तो आप देख सकते हैं। तो 9:15 पर करंट अफेयर्स की क्लास रहा करेगी, यूट्यूब पर लाइव रहेगी, तो बेशक आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स भी आपको इम्प्रूव करने होते हैं। तो जो एसएससी वगैरह में या जीके के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी ट्रेडिशनल के अलावा करंट अफेयर्स भी पूछ लेता है, तो अपन करंट अफेयर्स को भी कवर करके चलते हैं। हर एक चीज़ चारों तरफ से कवर करके चलनी पड़ेगी, केवल ट्रेडिशनल में ही नहीं घुसे रहो कि ना हम तो केवल ये हिस्ट्री पढ़ लें या संविधान पढ़ लें, या ये हिस्ट्री संविधान ये भी पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा भी क्वेश्चन का एक रेशो कहता है कि पेपर में क्वेश्चन क्या आ रहे हैं। पेपर में अगर मान लो 50 क्वेश्चन जीके के आ रहे हैं, तो 50 में से 10 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आएंगे। तो करंट अफेयर्स पढ़ोगे तभी तो आप क्वेश्चन कवर कर पाओगे, ठीक है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। होशंगाबाद को याद रखोगे, बोरी अभ्यारण्य बच्चों कहाँ पर है? होशंगाबाद में। हालांकि होशंगाबाद जो है वो नर्मदा नदी यहाँ से गई है, होशंगाबाद, ठीक है, नर्मदा नदी निकली है। अब इसमें पूछा गया था कि बोरी अभ्यारण्य में कौन सी वनस्पति पाई जाती है, तो स्वाभाविक है नन ऑफ दीज दिया हुआ है। पहले अपन आगे के पॉइंट तो पढ़े। रोडोड्रैगन का नाम हमने ज्यादा विशेष नहीं सुना है, तो ये रोडोड्रैगन एमपी में नहीं है। नागफनी हो नहीं सकता, ये नागकनी लिखा हुआ, लेकिन नागफनी है, कैक्टस है, और कैक्टस ज्यादा मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है, और मरुस्थल हमारे मध्य प्रदेश में है नहीं। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है बांस, ठीक है, क्योंकि नदी किनारे कहीं ना कहीं जो बारिश वाला क्षेत्र रहता है, अच्छा खासा यहाँ पर वाटर लेवल होता है, ठीक है। बोरी अभ्यारण्य कहाँ पर है? होशंगाबाद में। पचमढ़ी कहाँ पर है? होशंगाबाद में। तो स्वाभाविक है पचमढ़ी एक हिल स्टेशन है, तो वहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं है, और जहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं होती, जहाँ बारिश अच्छी होती है, वाटर लेवल अच्छा होता है, तो स्वाभाविक है वहाँ पर हमें ये वनस्पति दिख सकती है, बांस, ठीक है। तो बोरी अभ्यारण्य जो है वो होशंगाबाद में है। तो हमारा एक लॉजिकल क्वेश्चन है ये कोई विशेष ऐसा कोई बुक में नहीं दिया कि एक लाइन में तुम्हें अब छप जाए किसी बुक में, बिल्कुल छप सकता है, क्योंकि अब तो उन्होंने क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन अब बुक में छप के आ जाएगा। तुम कहोगे अरे यार इसी बुक में से क्वेश्चन आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, समझ रहे हो ना। तो मेन है कुछ लॉजिकल क्वेश्चन भी होते हैं कि आप केवल आंसर के पीछे भाग रहे हो, अरे आंसर के पीछे मत भागो, आप बाकी के ऑप्शन भी देखो, हो सकता है कैंसिल करके आप सही आंसर पे पहुंच जाए। तो इसको अगर आप कैंसिल करके पहुंचते हो, बोले नन ऑफ दिस को मैं बाद में देखूंगा, पहले और फैक्ट तो देख लूं। रोडोड्रैगन मैंने ऐसा कोई नाम नहीं सुना है,
ठीक है। हालांकि हमारे यहाँ जो बांस पाया जाता है, बांस का जो वानस्पतिक नाम है इसका बांस का, वो है बच्चों डेंड्रोकैलमस स्टिक्स, ठीक है। डेंड्रोकैलमस स्टिक्स, डेंड्रोकैलमस स्टिक्स वैज्ञानिक नाम है, मतलब इस टाइप का हमारे पास बांस पाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा सा अपना लॉजिक भी देखें। अनिल काकोडकर को पद्म विभूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था, ठीक है। अनिल काकोडकर, अनिल काकोडकर, अब देखो वर्षा बर्मन वाला क्वेश्चन आया, वर्षा बर्मन वाला क्वेश्चन आया, अनिल काकोडकर वाला क्वेश्चन आया, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, फेमस पर्सन है, तो उनके बारे में बच्चों अपन को पता होना चाहिए। तो एक टॉपिक और बनता है आपका एमपी के अंदर कि मध्य प्रदेश के जो फेमस पर्सन है उनके बारे में जानकारी रखना। इनके बारे में अगर मैं बात करूं, अनिल काकोडकर का संबंध हमारे मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले से है बच्चों। कहां से है? बड़वानी जिले से। तो अनिल काकोडकर का जो संबंध है बच्चों वो कहां से है? बड़वानी जिले से। अनिल काकोडकर जो है वो बड़वानी से हैं, इसलिए तो अनिल काकोडकर का पूछा गया है। कई बार किसी व्यक्ति की कोई जयंती वगैरह होती है या कोई ऐसे कोई घटना होती है जिसकी वजह से उस व्यक्ति को याद किया जा रहा है, तो स्वाभाविक है उस व्यक्ति से जुड़ी हुई जानकारी न्यूज़पेपर में आती है, तो हमें वो चीज़ पढ़ना चाहिए कि एमपी में ये व्यक्ति फेमस है तो क्यों है, किस लिए, और हमें इसके बारे में जानकारी रखना जरूरी है। तो अनिल काकोडकर का संबंध जो है ना बच्चों वो है मतलब बड़वानी से, और इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2009 में, ठीक है। 2009 में अनिल काकोडकर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो पेपर में ये पूछा गया है कि अनिल काकोडकर जो है वो किस पुरस्कार से सम्मानित, मतलब ये पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मानित हुए थे, तो कब हुए थे? तो वो हुए थे 2009 में, और अनिल काकोडकर का संबंध हमारे मध्य प्रदेश के बड़वानी से है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आरसी लाहौटी, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? आरसी लाहौटी। ये जो आरसी लाहौटी के बारे में बात करें, ये मुख्य न्यायाधीश रहे, यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ठीक है। तो आरसी लाहौटी भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे, लेकिन इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश से है, और जहां तक है आरसी लाहौटी के बारे में सर्च करना, आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इनका संबंध है बच्चों गुना से, इनका जो शायद जन्म हुआ वो गुना में हुआ, ठीक है। कर्मस्थली कोई भी हो सकती है, लेकिन जन्मस्थली तो एक ही होती है, और कहीं ना कहीं हम उस व्यक्ति के बारे में जब आप ढूंढ लेना, विकिपीडिया पे सर्च कर लेना, गूगल पे सर्च कर लेना, तो उस व्यक्ति से जुड़ी हुई आपको जानकारी मिल सकती है, ठीक है। तो आरसी लाहौटी के बारे में बात कर रहे हैं, और आरसी लाहौटी जो है वो मुख्य न्यायाधीश बने। तो मुख्य न्यायाधीश बच्चों वो कौन से क्रम के, ये पूछ रहा है, ये बने थे 35वें क्रम के। कौन से क्रम के बने थे? 35वें क्रम के बने थे। तो कहने का मतलब एक चीफ जस्टिस के पद पे कोई बंदा पहुंच गया, हमारे एमपी का है, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, तो स्वाभाविक है उनको अपन को याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आरसी लाहौटी जो है मध्य प्रदेश के ऐसे व्यक्ति हैं जो मुख्य न्यायाधीश के पद पर भी पहुंच गए। अब मैं आपको एक और नाम बता देता हूं, देखिए एक नाम लिखा है आपके सामने, अजय मानिकराव खानविलकर, ठीक है। अजय मानिकराव खानविलकर, या एक एम खानविलकर लिखा जा सकता है। अजय मानिकराव खानविलकर हमारे एमपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ठीक है, एमपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर। तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर रहे, लेकिन अजय मानिकराव जो है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस की ये पूरी टीम होती है। जैसे अगर मैं बोलूं हमारे भारत के अंदर चीफ जस्टिस कितने हैं, अब मान लो मैं अपने भारत के अंदर जो चीफ जस्टिस हैं बोले 31 है, 30 + 1, एक मुख्य न्यायाधीश होगा, 30 अन्य न्यायाधीश होंगे। तो जो अन्य न्यायाधीशों की जो कम्युनिटी है, जो उनकी टीम है अन्य न्यायाधीशों की, तो उसमें अजय मानिकराव खानविलकर शामिल हुए हैं, जो वर्तमान में उस टीम के अंदर है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये मुख्य न्यायाधीश बन गए, लेकिन उस टीम के अंदर है अजय मानिकराव खानविलकर, ठीक है। तो अजय मानिकराव खानविलकर जो हैं वो मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, ठीक है। चीफ जस्टिस रहे यानी कुछ समय पहले, अभी जो चीफ जस्टिस है उनसे पहले, ठीक है। तो
अगर देखा जाए तो सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट जो चीफ जस्टिस रहे वो अजय मानेकराव खानविलकर रहे, और अजय मानेकराव खानविलकर जो है अब सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों के, अन्य न्यायाधीशों की उसमें बेंच में पहुंचे हैं, तो स्वाभाविक है कभी इनके बारे में भी पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से चीफ जस्टिस हैं जो अभी जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की टीम में शामिल हैं, तो अजय मानेकराव खान। ये एक्स्ट्रा नाम मैंने अपनी तरफ से आपको बताया है, मुझे लगा कि यहाँ से क्वेश्चन बने, ठीक है। दूसरा ये आरसी लाहौटी बताया, आरसी लाहौटी जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन से क्रम के, 35वें। अब आप क्या करोगे, सुप्रीम चीफ जस्टिस की पूरी लिस्ट निकालोगे, लिस्ट निकालोगे तो उस लिस्ट के अंदर 35 नंबर के देखना, तो आपको ये नाम पड़ेगा। अब तुम कहोगे कि सर पूरे चीफ जस्टिस याद करना पड़ते हैं क्या, ऐसा नहीं है। आप कहां तक याद करोगे कि पूरे जितने भी अभी तक चीफ जस्टिस बने के पूरे याद करो, ये संभव नहीं है कि आप पूरे A to Z याद करो। हाँ, याद हम कर सकते हैं, हमारे लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है, हम वो पूरे भी याद कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं या इसमें एक दो नाम और होंगे, शायद एक नाम और है MP का ही, शायद 27 नंबर के, वो मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है सही से, क्योंकि यार मैं आई एम नॉट कंप्यूटर, आई एम ह्यूमन, ठीक है, मैं भी एक इंसान हूँ, तो इंसान के हिसाब से हो सकता है मेरे दिमाग में कोई चीज़ नहीं आ रही हो, तो नहीं आ रही इसका मतलब देखो संपूर्ण तो कोई भी नहीं है दुनिया के अंदर। अगर कोई ये बोले कि मैं संपूर्ण हूँ, मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ ज्ञान है, तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। हम हमेशा सीखेंगे और हमेशा सीखते रहेंगे, पूरी उम्र भर हम सीखते हैं और पूरी उम्र भर अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने में लगा देते हैं, समझ रहे हो। तो अब वो अभी नहीं आ रहा, लेकिन जब भी आएगा तो आप अपने स्तर पर भी देख लो, आप भी समझदार हो, जितने देख रहे हो सकता है किसी के दिमाग में वो नाम आ रहा हो, मेरे दिमाग में भी प्रेजेंट में नहीं आ रहा यार, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरे को क्रम याद आ रहा है, हो सकता है 27 नंबर का जो भी है, तो आप देखना, और उनका संबंध जो होगा ना वो सतना जिले से है, सतना जिले से होंगे। चलो ये भी बता दिया, अब ये दो चीजें आ गई, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन 27 नंबर का होगा, सतना का होगा, तो वो थोड़ा अपने स्तर पर आप लिस्ट निकालोगे तो उसमें चीफ जस्टिस का अगर पॉइंट देखा तो वो मध्य प्रदेश के अपने एक और चीफ जस्टिस है। तो मेन है कि आरसी लाहौटी के बारे में आपको बता रहा था। तो ये अब मेरे कहने का मतलब ये है कि पूरे याद ना करते हुए आप एक दो नाम वो याद करोगे ना, तो उसमें एक दो नाम क्यों याद करोगे, क्योंकि वो हमारे MP के हैं, समझ में आ रहा है ना, मध्य प्रदेश के हैं, इसलिए कोई जरूरी नहीं कि पूरी। हाँ, लिस्ट में अब क्या होगा, सबसे पहला याद करना पड़ता है हीरा लाल जी कहानियां याद कर लिए, चलो ठीक है, बाद का जो भी नया है उसको याद कर लेना है, उससे पहले कौन था ये याद कर लेना, कौन से क्रम का है लेटेस्ट वो याद कर लेना, पर ये नहीं कि पूरी लिस्ट को आपको पूरी याद करना पड़े, और पूरी लिस्ट याद कर भी लोगे, आज रट लोगे, लेकिन 10 दिन बाद आप भूल जाओगे, गारंटी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉलीवुड की पार्श्व गायिका ममता शर्मा। तो बॉलीवुड की जो पार्श्व गायिका हैं ममता शर्मा, ठीक है। अब देखो अभी क्या टॉपिक चल रहा है, अभी टॉपिक चल रहा है इस पेपर के अंदर, जो पेपर का जो बेस था वो किस पर था कि मध्य प्रदेश में जो फेमस पर्सन है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और हम अधिकतर उन लोगों के बारे में ज्यादा सोचते नहीं, खासतौर से MP के लोगों से हमें क्या मतलब है ना। तो ऑल इंडिया लेवल का जो है, वर्ल्ड में जो फेमस है, इंडिया में जो फेमस है, अपन उसको थोड़ा बहुत ध्यान रख लेते हैं, लेकिन बेटा MP अगर आपके पेपर में आपने स्टेनो कर रखा है या आप MP PSC का एग्जाम देने चाहते हैं, तो MP PSC का जब पेपर दोगे ना, तो ये सारी चीजें, ये सारे क्वेश्चन, ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, MP PSC में आपका बिल्कुल 101% ये चीजें टकराएंगी, ठीक है। तो इसलिए आप अपना अगर लेवल अच्छा रखना चाहते हो पढ़ाई का, तो स्वाभाविक है उसको अच्छे से ही करना पड़ेगा, सब याद करना पड़ेगा। ममता शर्मा एक बहुत अच्छी सिंगर है, लिखा हुआ है पार्श्व गायिका है, तो उसने ये पूछ लिया कि ममता शर्मा का संबंध जो है वो किस जगह से है, उनका जन्म कहाँ हुआ। तो बच्चों इनका जन्म हुआ था ग्वालियर में। हो सकता है इनकी इमेज किसी के दिमाग में हो, या हो सकता है इनके बारे में मैं एक नया एक सेशन और लेके आऊंगा, जिसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ फेमस पर्सन के बारे में बता रहा हूँ, तो इनका भी मैं कुछ आपको मटेरियल दूंगा, देखूंगा, वीडियो बनाऊंगा आपको, क्योंकि MP ऐसी करा दूंगा कि आपको लगेगा कि हाँ यार हमने MP पढ़ी है, अच्छे से पढ़ी है, ठीक है। तो मेन है इसमें जो भी चीजें हैं आप समझो कि भैया उनका पूछ लिया कहाँ संबंधित है, वो ग्वालियर जिले से संबंधित है ममता शर्मा, ठीक है, यानी कि ये भी पूछा जा सकता है। हाँ, नरवर का किला स्थित है, नरवर के किले का पूछ रहा है। वैसे नरवर के किले का निर्माण राजा नल ने नरवर के किले का निर्माण कराया गया था, वो 14वीं शताब्दी में, ठीक है, 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था, राजा नल का नाम आता है। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो नरवर का किला स्थित है, तो अब देखो उसने ये नहीं पूछा नरवर का किला कहाँ स्थित है, नरवर किला तो नरवर में ही है, लेकिन उसकी एक ज्योग्राफिकल
उसने पॉइंट पूछा है कि विंध्य पर्वत श्रेणी में है या इनमें से कोई नहीं है, या अरावली पर्वत श्रेणी में है या सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में। तो देखो मैंने बताया ना, आंसर की तरफ मत भागो, ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या दिए हुए हैं। यार अरावली हिल्स है तो ये तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि राजस्थान में है ये तो, और नरवर तो हमारे मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य भारत के पठार में शिवपुरी जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। यानी कि हमारे मध्य प्रदेश के मैप के अंदर उत्तर वाला जो क्षेत्र है, ऊपर वाला जो क्षेत्र है उसमें आता है। तो यार सतपुड़ा तो होशंगाबाद वाला क्षेत्र है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी भी नहीं हो सकता, दो कैंसिल हो गए। अब इनमें से कोई नहीं कैसे बोल देंगे अपन, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि विंध्य प्रदेश हो सकता है और है, क्योंकि आपको मालूम है कि एक विंध्य प्रदेश हुआ, विंध्य पर्वत श्रेणी है ये, विंध्य प्रदेश हुआ करता था, और विंध्य प्रदेश की राजधानी थी बच्चों रीवा, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश का जब गठन किया गया था 1956 1 नवंबर 1956 को, उस समय हमारे मध्य प्रदेश की जगह, ठीक है, उस समय हमारे मध्य प्रदेश की जगह 4 प्रांत हुआ करते थे, सेंट प्रोविजन सेंट बरार के नाम से जाना जाता था। 4 प्रांत हुआ करते थे, मध्य प्रांत, मध्य भारत क्षेत्र, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्य। इन चारों प्रांतों में हमारा पूरा मध्य प्रदेश बटा हुआ था। फिर बाद में जब 1956 में हमने स्थापना की, तब इनको थोड़ा काट छांट के हमने इसकी स्थापना की। उसका एक अलग लेक्चर होता है, वो बाद में जाके मध्य प्रदेश के इतिहास वाले टॉपिक में आपको वो कवर करा के दूंगा। अगर मैं उसकी वीडियो अपलोड करता हूं तो आप उसको पूरी कहानी आपको समझ में आएगी कि क्या क्या दिया गया है, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए, क्योंकि अभी मेरे पास मैं अगर हर एक टॉपिक पर आपको डिस्कस करने लग जाऊंगा तो स्वाभाविक है काफी ज्यादा समय लगेगा। तो मेन है अपन अभी एक पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, इस पेपर को देख रहे हैं, लेकिन ये डिस्कस जो हो रही है, ये जो डिस्कस हो रही है ये मेन है, और इसी से ही आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी। क्योंकि मैं केवल आपको क्वेश्चन बताऊं और आंसर बताता जाऊं, क्वेश्चन बता आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, पता भी नहीं पड़ेगा और आपका समय निकल जाएगा। आपका हाँ भैया ठीक है, तो आप 25 के रह जाओगे, केवल 25 क्वेश्चन के रह जाओगे, 25 फैक्ट आपके दिमाग में रहेंगे। लेकिन मैं जो तुम्हें एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं ना, अगर एक क्वेश्चन में अभी मैंने 2 चीज एक्स्ट्रा बता दी तो 25 नहीं है, वो 25 दूनी 50 है, 75 है, यानी 50 चीजें, 50 शब्द आपके दिमाग के अंदर, 50 फैक्ट आपके दिमाग के अंदर बैठ जाते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि थोड़ा बहुत आपको कुछ एक्स्ट्रा भी ऑप्शन के हिसाब से आपको बताता रहूं कुछ आप, क्योंकि उसको सॉल्व कर, हमारा मकसद ये नहीं है कि जल्दी से आंसर करो, ये तो सब यार आंसर शीट अभी निकाल लो, अभी निकल जाएगी आपके, बड़ी आराम से देख लेना, पढ़ लेना। तो मेन उससे नहीं है, मेन है डिस्कस, उस चीज को समझो यार। पेपर में पूछ रहा है तो किस हिसाब से पूछ रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो नरवर का किला विंध्य पर्वत मैंने इसलिए बताया क्योंकि विंध्य क्षेत्र हुआ करता था, उसमें रीवा, और रीवा की अगर देखा जाए तो वही हमारे मध्य प्रदेश के ऊपर। देखो एमपी का मैप, अगर आप एमपी पढ़ रहे हो तो सबसे पहला स्टेप बच्चों आपका होना चाहिए, आपको एमपी का मैप बढ़िया अच्छे से जबरदस्त तरीके से तैयार हो। अगर एमपी का मैप आपको तैयार होगा ना तो आप बहुत सारी चीजें उसमें समझ सकते हो। और एमपी की शायद मैंने एक वीडियो भी अपलोड कर रखी है, उसमें 1 दिन के अंदर मैंने पूरा एमपी का मैप याद करा दिया है, 1 दिन में, ठीक है। अब वो कैसे कराया, क्या कराया, जिन बच्चों ने नहीं देखा हो वो देख लेना, और जिन्होंने देख लिया है तो उसको थोड़ा सा एक आध बार और अच्छे से रिवीज कर लेना और थोड़ा सा पढ़ लेना कि हाँ यार सर ने हमें ये चीज बताई थी, ठीक है। तो भाई विंध्य पर्वत श्रेणी में है, याद रखोगे, इनमें से कोई नहीं, ये तो खैर ऑप्शन दिया रहता है जिससे आप भटक जाओ, और जब आपको ये तीनों समझ में ना आए तो आप ये वाला टिक करो, आगे बढ़ जाओ, गलत कर दो, फिर बाद में कहो अरे यार मर गए यार, मैं गलत करके आ गया, इसका आंसर तो ये था। तो ठीक है, विंध्य पर्वत श्रेणी, इसका ये ज्योग्राफिकल पोर्शन है। एमपी के अंदर जब हम पठार वाला टॉपिक पढ़ते हैं, प्लेटू वाला टॉपिक होता है, पठार वाला टॉपिक होता है, तो उसके अंदर जब मैप के थ्रू हम चीज़ समझते हैं, थ्योरी में जाते हैं, तो वहाँ पर इस चीज़ को भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। वहाँ पर हमें ये भी पता रहता है कि ज्योग्राफिकल मैप देख लो आप, इंडिया का ज्योग्राफिकल मैप देख लो, उसमें आपको अरावली कहाँ पर है, सतपुड़ा कहाँ पर है, विंध्य पर्वत कहाँ पर है, ये पूरा एरिया आपको दिखेगा यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन जल्दी से। कौन से संभाग में अधिकतम संख्या में जिले हैं? देखो संभाग में जिले पूछा गया है कि संभाग में बताओ कौन कौन से जिले। संभाग की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब ये है, यहां से ये क्वेश्चन आया, इसका मतलब ये है कि प्रत्येक संभाग में, हमारे एमपी में जितने संभाग हैं, जैसे 10 संभाग है प्रेजेंट में, तो प्रत्येक संभाग में कौन से संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, ये आपको बच्चों याद होना चाहिए अच्छे से। और जब आपको जिले याद होंगे तो आप 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकाल के रख दोगे कि हाँ यार मुझे पता है इसमें ये जिले हैं। पर उनका भी एक अलग टॉपिक रहता है ना, उसको भी तैयार करना पड़ता है अच्छे से।
कि आपने मैप में देख लिया हाँ भैया ये संभाग है, इस संभाग में ये जिले आते हैं, बात खत्म। अबे याद भी करना पड़ेगा, ध्यान भी रखना पड़ेगा कि कौन से संभाग में कौन से जिले आते हैं। क्योंकि 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन के बारे में आपको बता देता हूँ। एक संभाग वाला टॉपिक हम कराते हैं, उस संभाग टॉपिक में पूरे संभाग के जिले तैयार कराते हैं। जैसा कि इसमें नर्मदापुरम है, नर्मदापुरम होशंगाबाद, एक होशंगाबाद जिला जो है हमारा, सन 2008 में इसका नाम बदल कर दिया गया था नर्मदापुरम। ठीक है, नर्मदापुरम में HHB, होशंगाबाद ऊपर लिखा हुआ है, हरदा और बैतूल, ये 3 जिले आते हैं। ठीक है, ये HHB हमने ट्रिक बना रखी है जिससे हमें याद आ जाता है कि भैया कौन से कहां पर। तो हर एक संभाग की हमने ट्रिक बना रखी है जिससे हमें उस संभाग के अंदर 1% भी कंफ्यूजन नहीं होता कि कौन से संभाग में कौन सा जिला है। ठीक है, तो सारे हम अच्छे से याद करके रखते हैं। तो ये हमने एक HHB से याद करा था, तो हो सकता है आप लोगों के लिए भी एक ट्रिक मिल गई। तो होशंगाबाद संभाग अच्छे से याद रहे, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल। ठीक है, दूसरा फिर आता है बच्चों इंदौर, फिर आता है ग्वालियर, फिर आता है सागर। ठीक है, अब मैं चारों ही बता देता हूं आपको। वैसे तो मुझे पता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मेरे स्टूडेंट को पता होना चाहिए, इसमें बड़ी बात है ना। तो ये मैंने आपको बताया इसके बारे में। इंदौर में बता देता हूं, अब थोड़ा अटपटा लग रहा होगा तुम्हें, यार ये क्या लिख दिया सर ने पढ़ाई से हटके, ये क्या लिख दिया। तो बच्चों ये इंदौर संभाग की हमारी ट्रिक है जिससे हमें इंदौर संभाग के पूरे जिले याद रहते हैं। ठीक है, I फॉर इंदौर, D फॉर धार, J फॉर झाबुआ, अली है तो अलीराजपुर है। ठीक है, बुरा है यानी बुरहानपुर है, खंडा है यानी खंडवा है। और देखो इसमें एक बड़वानी, बुरा लगा, जब बुरा लगता है तो अपन क्या करते हैं, बड़बड़ाते हैं। ये एक शब्द छूटा ना, लेकिन वो भी आ गया, ये भी आ गया। कोई देखो जब हम किसी चीज को बना लेते हैं ना, तो कहीं ना कहीं एक स्टोरी फॉर्म में हमने उसको एक लाइन बना ली है कनेक्टिविटी से। IDJ, अली के घर में लोगों को बुरा लगा, बड़बड़ाए, खंडा पटका और घरगौन, बस इतना याद कर लिया हमने। उससे हमें इंदौर के पूरे जिले याद हो गए। वैसे आप रट्टा मारते रहना, वैसे पढ़ते रहना, एक दो नाम इधर उधर खिसक जाएंगे दिमाग में से, तुम कहोगे यार याद नहीं आ रहा, इतने सारे जिले हैं कैसे याद होंगे। तो उसकी दवा भाई हमारे पास है कि कैसे याद होंगे, कैसे याद हो, उसका जो भी रिजल्ट है, उसका जो भी मतलब इलाज है ना, उसका जो भी तरीका है वो हमारे पास है। जब आप पढ़ेंगे, वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, तो स्वाभाविक है आपको आएगा। और जो टॉपिक आपको कराएंगे वो टॉपिक को अगर आप समझ गए तो समझ में आ जाएगा कि हाँ अब मुझे ये क्वेश्चन नहीं पड़ेगा, मेरे दिमाग के अंदर ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि ये कैसे याद होगा। क्योंकि मैं जो चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको ऐसा नहीं करा रहा हूँ कि कैसे याद, मैं आपको पहले ही खुद से ही बता रहा हूँ कि ऐसे याद होगा, जिससे तुम्हारे दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन नहीं आएगा कि कैसे याद होगा। ठीक है, तो IDJ, अली के घर में लोगों को बुरा लगा, बड़बड़ाए, खंडा पटका, घरगौन, अगर इस लाइन को अगर आप याद कर लेते हो तो देखो कितने जिले निकल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये घरगौन है, ये खरगौन है, ये जो घरगौन है ना, ये खरगौन जिला है बच्चों, खंडवा खरगौन जिले हैं, दोनों जुड़वा जिले। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया, समझ में आया होगा। ठीक है, अब आता है ग्वालियर। ग्वालियर के अंदर आपको पता है, ये चीज मैं इरेज कर रहा हूं, बाद में आप वीडियो देखोगे तो चाहे तो पॉज करके उसको पीछे बैक में करके बाद में देख लेना। ठीक है, देखें ग्वालियर संभाग है, ग्वालियर से हम चले, ग्वालियर से हमने चलना प्रारंभ किया, हम बच्चों शिवपुरी पहुंचे, ये हमने ऐसे याद करा, शिवपुरी में हैं हम प्रेजेंट में। ठीक है, शिवपुरी पहुंचे, शिवपुरी से गुना पहुंचे, गुना से हम अशोकनगर पहुंचे। ये बस चलती है तो हमें बड़े अच्छे से याद रहता है, एक रूट पर ही है ये बस। अशोकनगर पहुंचे, अशोकनगर से टर्न लिया और अशोकनगर से पहुंच गए बच्चों दतिया। ठीक है, और दतिया से ग्वालियर जाते ही हैं, दतिया से ग्वालियर पहुंचते ही हैं, ये सबको पता है। ठीक है, तो ग्वालियर के अंदर ये हो गए। देखो अभी हमने इसमें पढ़ा, इसमें बच्चों कितने थे, 3। ठीक है, इसमें अभी बताया मैंने, इसमें कितने, 8।
ठीक है, इसमें अभी पढ़ा है, इसको भी आप जोड़ोगे तो ये कितने होगा बेटा 5। अब स्टूडेंट कहां पर अटक जाएगा, यहां पर अटकेगा यार सागर संभाग। यार सागर संभाग में कौन कौन से हैं, ठीक है, अगर सागर संभाग के जिले होंगे ना तो आपको याद आ जाएगा। और वैसे मैं आपको बता दूं जो आपका आंसर है बच्चों वो है इंदौर, क्योंकि इंदौर में कितने जिले हैं, 8 जिले हैं। अब सागर संभाग की तुम कहो सर सागर संभाग बताओ, सागर संभाग बता देते हैं कौन कौन से जिले, मैंने बताया ना सब याद रहते हैं बच्चों को। सागर है, सागर में आता है बेटा दमोह, ठीक है, पन्ना, छतरपुर। बेटा बहुत आसान है कि मैं आपके सामने मैप रखूं और उस मैप में से इनको निकाल के बता दूं ये सागर है, छतरपुर है, ये पन्ना है, बहुत आसान है। लेकिन विदाउट मैप माइंड में रखना ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो वही चीज है। और विदाउट मैप का मतलब ये है कि अगर मैप याद है तो ऐसा होना चाहिए कि उसकी आउटलाइन हल्की हल्की कहीं पर भी इसी पेज पे बना दो और बोले, और ऐसा कर भी लेते हैं यार स्टूडेंट, कर भी लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए काफी अभ्यास की जरूरत पड़ती है। ऐसा अब जैसे मैंने आपको तरीका बता दिया, जैसे मेरे एक वीडियो देखोगे एमपी के मैप की, उसका तरीका देख लोगे, एमपी का मैप याद कर लोगे, हाँ भैया एमपी का मैप ऐसे याद करना है, हो गया। उसका अभ्यास करना है कि सर ने तो तरीका बता दिया है हमें कि ऐसे करो, अब तरीका बताने के बाद उसका अभ्यास आपको करना है, थोड़ा सा लिख लिख के देखना है यार, ऐसा थोड़ी, देखो मेहनत यार बेटा आपको भी करना पड़ेगी, हमसे जितना बनेगा हम उतना करेंगे। टीचर केवल गाइड करता है, बस रास्ता दिखाता है कि ऐसे जाओ, आपको चलना पड़ता है। आप अगर चलेंगे तो स्वाभाविक है आप आगे मंजिल पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इसमें अभी तो मैंने कुछ जिले बताए, सागर है, दमोह है, पन्ना है, छतरपुर है, ठीक है। अब छतरपुर से बेटा टीकमगढ़ भी आ गया, टीकमगढ़ भी आ गया, ठीक है। तो इसमें जो नाम बताए मैंने, ठीक है, टीकमगढ़, और फिर एक और बचा निवाड़ी, निवाड़ी बन गया ना एक 2018 में नया जिला। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें सागर में कितने हैं बच्चों, 6। अब मैं आपको बता देता हूं, जिन स्टूडेंट्स को याद नहीं है कि कौन से संभाग में कितने जिले हैं, वो हो सकता है इन दोनों में अटक के रह जाए कि यार सागर में कितने हैं और इंदौर में कितने हैं। चूंकि संभाग वाले टॉपिक में हम पूरे जिले याद करके चलते हैं तो हमें 1% भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आराम से उसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो कहीं ना कहीं आपको बताया कि जो सागर संभाग है, सागर संभाग में ये जिले, अब देखो इसको भी मैं बता देता हूँ कि इसको कैसे याद कराया मैंने स्टूडेंट्स को। देखो सागर, सागर का मतलब एक समुद्र है, उस समुद्र के पानी में मोद होया, मोद होया काय से पहुंचा बेटा, पन्ना से पहुंचा, क्योंकि रुमाल नहीं था यार, पन्ना से पहुंचा, पन्ना को घड़ी करके ऐसे से घड़ी करके छत पे फेंक दिया, यानी कि छतरपुर। फिर क्या किया, पॉकेट में से एक पॉकेट में से थोड़ा सा रोरी निकाला और टीका लगा लिया, टीका लगा लिया टीकमगढ़, और टीकमगढ़ से अलग होके अभी एक नया जिला बना है, कौन सा, निवाड़ी, या केवल निवाड़ी। और निवाड़ी ये चीज स्वाभाविक है, याद रहेगा यार, ओरछा किसको नहीं पता कि ओरछा कितनी फेमस जगह है, और ओरछा टीकमगढ़ में आता था, अब ओरछा किस में आएगा, निवाड़ी में आएगा। तो कुछ समझ में आया ना। तो हर एक चीज को तैयार करने के लिए हमें थोड़ा दिमाग लगाना ही पड़ेगा, हमें उस चीज को में दिमाग लगाएंगे तभी उस चीज को तैयार कर पाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि ये इस टाइप का क्वेश्चन आया, मैंने आपको और समझा दिया है, बाकी का आप अपने स्तर पर देखना, ठीक है। तो इसका जो आंसर था बच्चों वो क्या था, इंदौर था। इंदौर में 8 जिले हैं जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट देखते हैं, नर्मदा नदी किस ओर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व स्थित है। देखो नर्मदा नदी के किस ओर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व बच्चों होशंगाबाद, सॉरी सतपुड़ा जो है, सतपुड़ा पचमढ़ी सतपुड़ा है, ठीक है, और सतपुड़ा जो है वो कहीं ना कहीं बैतूल वाला क्षेत्र है, बैतूल, ठीक है। संभाग कौन सा आता है, होशंगाबाद, देखो होशंगाबाद, और इसी में हरदा आता है। और ये जो जिले हैं बच्चों, ये पूरे इस वाले पोर्शन में ये जिले आ जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो दक्षिणी हिस्सा है, ये मान लो पूरे मध्य प्रदेश का मैप है, तो मध्य प्रदेश के मैप में ये वाले पोर्शन में, यानी कि हमें जिले के हिसाब से बेटा पता होना चाहिए कि कौन सा जिला किस दिशा में है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर, ये पता होना चाहिए। और ये कब पता होगा, मैप जब हमें याद होगा।
तो उसने ये पूछा कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व स्थित है नर्मदा नदी के किस ओर, नर्मदा नदी के किस ओर है। अगर बीच में होगा तो उत्तर में होगा, इधर होगा तो पूरब में, उधर होगा पश्चिम में होगा। तो बच्चों ये नदी यहां से निकली, नर्मदा नदी अमरकंटक से ऐसे बहती हुई जाती है। तो अब ये नदी जा रही है ना, ये नदी ये बहती हुई जा रही है, तो स्वाभाविक है ये नर्मदा नदी के दक्षिण में है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन देखो, आपने क्वेश्चन कहां से बनाया, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से बना लिया। और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से बनाया है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से बनाया है, और सतपुड़ा का संबंध कहां से, होशंगाबाद बैतूल वाले क्षेत्र है। तो स्वाभाविक है ये चीज कहां पर है, दक्षिण में है। तो नर्मदा नदी ऐसे बहेगी तो ये किस एरिया में होगा। अगर तुम्हें बेटा ये चीज याद नहीं है कि ये दक्षिण में है कि पश्चिम में है, तो आप कैसे आंसर दे पाओगे। इसलिए मैप की नॉलेज बहुत जरूरी है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैप बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैप सबसे पहले याद करना है आपको एमपी का, और उसके हिसाब से फिर जो भी चीजें हैं वो आप अपने पर्सनली जो याद करते हो वो करना ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मांडू का जहाज महल। देखो एक अलग क्वेश्चन, अलग हटके क्वेश्चन आया। हालांकि ये क्वेश्चन ऐसा है कि हिस्ट्री बहुत डीप पढ़ोगे आप, अच्छे से ही पढ़ोगे, शिल्प कला में जाओगे और उसमें देखोगे कि सल्तनत काल में जो शिल्प कला थी वो कैसी थी, मुगल काल के अंदर शिल्प कला कैसी थी, निर्माण कार्य होते थे तो कैसे होते थे। तो ऐसा कुछ जब अच्छे से ही तुम हिस्ट्री पढ़ोगे, हिस्ट्री के अंदर डीप पढ़ोगे, तब जाके ये चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। और हालांकि ये क्वेश्चन ऐसा है कि जब स्टूडेंट्स, स्वाभाविक है ये स्टेनो एसआई का एग्जाम दे रहा है तो पहली बार तो वो इतना पढ़ेगा नहीं। समझ में आ रहा है, इतना नहीं पढ़ेगा का मतलब वो है कि हिस्ट्री पर ज्यादा कम ध्यान देते हैं। क्यों, अरे स्टेनो एसआई में एमपी अकेला तो आता ही है, तो वो एमपी अकेला ही फोकस करता है, एमपी अकेला। लेकिन हमारा सजेशन ये है कि आप जनरल नॉलेज इंप्रूव करने के लिए जितना हो सके उतने सब्जेक्ट आप कवर करके चलो। अच्छी बात है इसमें 25 क्वेश्चन का केवल एमपी आ रहा है, लेकिन ईश्वर ना करे कल के दिन उसको कंपटीशन बढ़ाना होगा तो वो 25 नंबर का उसने जीके कर दिया एमपी से हटा के, तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। इसलिए एमपी अच्छे से कर लो, 2-3 महीने में बड़ी अच्छे से एमपी कर लो, 3 महीने 4 महीने जितना दे सकते हो। उसके बाद में जो समय बचेगा ना उसका अदर सब्जेक्ट को भी आप कवर करके चलना, क्योंकि कभी ऐसा हो गया तो अपन उसमें भी थोड़ा सा अपना एक अच्छा योगदान दे सकें। ठीक है, तो खैर अपन पढ़ लेते हैं। देखो मांडू का जहाज महल है, मैंने अभी इससे पहले बताया था, ये धार में और सिटी ऑफ जॉय है। ठीक है, और महलों की नगरी है। तो बेटा ये पूछा गया था कि फारसी है कि अफगानी है कि मुगल है कि द्रविड़ है। अब देखो मुगलों ने ज्यादातर उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र ज्यादा कवर करके रखा था, दिल्ली उत्तर प्रदेश वाला, तो मुगल तो है नहीं। द्रविड़ शैली एक दक्षिण भारत की शैली थी। हमारे यहाँ मूर्ति निर्माण की भी 2 कला बताई गई हैं, एक है आपकी नागर शैली, एक है द्रविड़ शैली। नागर शैली उत्तर भारत में बहुत प्रचलित थी, मथुरा शैली जैसे बोलते थे, और द्रविड़ शैली दक्षिण भारत के अंदर ये निर्माण कार्य करने की, शिल्प कला की, मूर्ति निर्माण की, भवन निर्माण की एक जो प्रोसेस होती थी उसमें दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली प्रसिद्ध थी। 2 हमने ये अपने आप हटा दिए। हालांकि ये फारसी शब्द जो दिया हुआ है, फारसी तो ज्यादातर मैं आपको बता दूं ये तुर्कों की जो सल्तनत काल था ना, सल्तनत काल था, सल्तनत काल के जो प्रशासनिक भाषा जिसे बोलते हैं, जो उनके डॉक्यूमेंट्स थे वो काय में थे, फारसी में थे। तो फारसी का कोई इतना विशेष वो नहीं है कि फारसी परंपरा की ये चीज बनी हो। फारसी में ज्यादातर जो राइटिंग स्किल, जो लैंग्वेज वाला जो चीज थी ना, वहां पर फारसी ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। पर ऐसी चीजों में अपन इतना ज्यादा वो दिमाग लगाते नहीं है, लेकिन जहां तक है हिस्ट्री में जब आपको पढ़ने को मिलेगा तो ये चीज पढ़ने को मिलेगी। तो फारसी हम कैंसिल भी कर सकते हैं कि यार इसको तो लैंग्वेज में इस्तेमाल कर लेंगे। बचा क्या, अफगान। इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है अफगान। तो इतना हम नहीं सोचेंगे पेपर में, हम केवल आंसर पे पहुंचेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, केवल आंसर को मत ढूंढो, बाकी के जो ऑप्शन है उनको भी आप देखो कि इनमें से अगर क्वेश्चन अपन को कैंसिल करके मिल रहा है तो अपन कोशिश करें। बड़ा इजीली हमने इनको हटा दिया। हमें द्रविड़ की नॉलेज थी इसलिए हमने द्रविड़ को हटाया। सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं, अगर हम वो नहीं पढ़े होते और हमें द्रविड़ की जानकारी नहीं होती तो हम द्रविड़ में भी उलझ जाते हैं। हमें द्रविड़ की नॉलेज थी, हमें मुगल की नॉलेज है, हमें पारसी की नॉलेज है, इसलिए हम अफगान पर पहुंचे। इसका सही आंसर क्या था बच्चों, अफगान। ठीक है, अफगान परंपरा में ये बना हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पेंच अभ्यारण्य किन जिलों में स्थित है। होशंगाबाद बैतूल है, बैतूल छिंदवाड़ा, सिवनी है ना। तो भैया पेंच राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे आप। पेंच राष्ट्रीय उद्यान पता है मोगली के लिए फेमस है। आपने मोगली का नाम सुना है, जंगल बुक, ये जो जंगल बुक आती है ना, जंगल जंगल बात चली है पता चला है,
ठीक है। जंगल बुक जो थी, ये बुक लिखी थी बेटा रुडियाज किपलिंग ने, रुडियाज किपलिंग। बेटा अपना फीडबैक जरूर देना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, और आपको बहुत अच्छा लगे तो जरूर आप नीचे डालें हाँ सर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। तो आपका फीडबैक मिलेगा तो मेरे को अपनी अंतरात्मा में खुशी होगी, और मैं और भी चीजें आपसे शेयर करूंगा, और भी चीजें आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। पर क्या होता है, अपना मतलब मत निकालो यार कि मैंने वीडियो देखा मेरा मतलब निकल गया बाढ़ में जाऊं, नहीं यार, सामने वाला मेहनत कर रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, समझा रहा है, दिमाग लगा रहा है, तो आपका फर्ज ये भी बनता है यार थोड़ा बहुत लाइक ही कर दो वीडियो को, थोड़ा बहुत सर को एक, समझ रहे हो ना, फीडबैक मिलना बहुत जरूरी है यार। फीडबैक आप कोई भी टीचर की वीडियो देखो, मैं अपना नहीं कह रहा हूँ यार, आप किसी भी टीचर की वीडियो देखो और आपको अगर अच्छा लगे, कुछ समझ में आए, तो एक बार लाइक पे क्लिक कर दो, तुम्हारा जा क्या रहा है, तुम्हारे पैसे थोड़ी कट रहे हैं कि तुमने एक बार लाइक कर दिया तो तुम्हारे 1 रुपए कट गया। 1 रुपए कटेगा तो कोई किसी को लाइक ही नहीं करेगा, पक्की बात तो जी है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उसका 1 भी रुपए खर्च हो फालतू में, है ना। तो मेन है वो बात की बात है, लेकिन आपका फर्ज बनता है इतना तो आप करें। किसी भी टीचर का आपको कुछ भी अच्छा लगे तो आप उनको जरूर आप एक मोटिवेट करें, उनसे बोले कि हाँ सर बढ़िया रहा, अच्छा रहा, बस इतना तो बोल सकते हो ना। बाकी का दुनिया भर का उन्हें कोई जरूरत, वैसे इतना कुछ देखने का भी उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी आपका जो फीडबैक मिलता है तो वो सोचते हैं कि नहीं यार बच्चों को अच्छा लग रहा है, मुझे और भी चीजें इनको प्रोवाइड करानी चाहिए, है ना। देखें तो मैंने आपको बताया कि पेंच, अब दूसरा पेंच राष्ट्रीय उद्यान बच्चों, जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये तो बाघ अभ्यारण्य लिखा हुआ है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है सिवनी छिंदवाड़ा, सिवनी छिंदवाड़ा, अरे यार नीचे ऑप्शन में भी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। देखें तो इसमें ये पूछा गया था पेंच बाघ अभ्यारण्य कहां पर है, तो बच्चों पेंच है सिवनी छिंदवाड़ा में। तो ये तो वैसे भी याद आ जाता है, जब हम स्टूडेंट्स को राष्ट्रीय उद्यान याद कराते हैं तो उनके लिए एक ट्रिक बना देते हैं कि पीएससी से याद कर लो बच्चों। सोचे कि जो मोगली था वो जंगल में रहता था, मोगली जंगल में रहता था, मोगली जंगल में रह के पीएससी की तैयारी कर रहा था, मोगली जंगल में रह के पीएससी की तैयारी कर रहा था। तो पीएससी की तैयारी कर रहा था तो पी से पेंच, एस से सिवनी, सी से छिंदवाड़ा, पी से पेंच, एस से सिवनी, सी से छिंदवाड़ा, पेंच सिवनी छिंदवाड़ा, ठीक है। तो पेंच सिवनी छिंदवाड़ा अपन याद रख सकते हैं। पीएससी की तैयारी कर रहा था, शायद नहीं कर रहा हो यार, जंगल में रहता था वो, उसको इतना टाइम था कि पढ़ता वो जंगल में रह के, लेकिन अपन ने ट्रिक बनाई थी, ट्रिक की वजह से हमें ये क्वेश्चन भी याद हो गया, 1 सेकंड में आंसर आ गया स्टूडेंट को, ये भैया पेंच सिवनी छिंदवाड़ा। नेक्स्ट एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया कि सीके नायडू टेस्ट मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे, ठीक है। तो भैया ये कप्तान, सॉरी ये पूछा है कप्तान का नाम ही दे दिया उन्होंने, और ये पूछा कौन से थे, पहले थे, दूसरे थे, तीसरे, चौथे थे, तो लगा आपका आंसर है बच्चों पहले, ठीक है। और टेस्ट मैच के, लेकिन मध्य प्रदेश में वनडे टीम के जो कैप्टन थे ना बच्चों, वनडे टीम के, वो थे अजीत वाडेकर। क्या नाम था, अजीत वाडेकर। ये अजीत वाडेकर जो थे ना, ये वनडे टीम में थे, अजीत वाडेकर थे वनडे टीम के, लेकिन ये जो हैं ये टेस्ट टीम के थे। और आपको मालूम है कि कर्नल सीके नायडू एक ट्रॉफी भी होती है, उसमें क्रिकेट का कंपटीशन भी होता है, तो सीके नायडू ट्रॉफी जो है, कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी है, वो क्यों है, क्योंकि वो उन्हीं से संबंधित है, ठीक है, उनके नाम पर ये शुरू की गई है। तो टेस्ट मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के जो कप्तान रहे हैं बच्चों, वो कौन रहे हैं, सीके नायडू, लेकिन कौन से क्रम के रहे हैं, वो पहले क्रम के रहे हैं, सबसे फर्स्ट नंबर के, ठीक है। सबसे पुरानी टीम जो थी हमारी। मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग, बहुत शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है। इसमें भी स्टूडेंट फुल कंफ्यूज होता है, ठीक है। कैसे होता है कंफ्यूजन, ओमकारेश्वर, महाश्वर और महाकालेश्वर, है ना, ओमकारेश्वर, महेश्वर, महाकालेश्वर, हाँ यार ये 3 लग रहे हैं, लेकिन बेटा 3 नहीं है, 2 इसका आंसर है, ठीक है। ज्योतिर्लिंग कितने हैं, 2 हैं। अब आपको पता है कि जो शिवजी हैं उनके 12 ज्योतिर्लिंग हैं, और उन 12 ज्योतिर्लिंग में से हमारे मध्य प्रदेश के अंदर 2 ज्योतिर्लिंग है। कितने हैं बच्चों, 2 ज्योतिर्लिंग है। अब 2 ज्योतिर्लिंग में से 2 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं, तो बेटा पहला है ओमकारेश्वर, ठीक है, ओमकारेश्वर, और दूसरा है महाकालेश्वर,
अब अपन को कैसा भी लगा रहे, महेश्वर जो है वो ज्योतिर्लिंग में से नहीं है, महेश्वर जो है ना वो ज्योतिर्लिंग में से नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग के अंदर तो आ जाता है ओमकारेश्वर, महेश्वर, महाकालेश्वर, तो स्टूडेंट को दिमाग में आएगा 3। देखो अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, और थोड़ा बहुत पढ़ा है तो वो भी खतरनाक होता है। पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक एक नंबर हमें बटोरना पड़ेंगे, एक एक क्वेश्चन अपन को खींचना पड़ेगा, है ना। तो देखें अपन इसको याद कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं बच्चों, 2, एक ओमकारेश्वर, एक महाकालेश्वर, ठीक है। नेक्स्ट, धार के भोजशाला मंदिर में, धार के भोजशाला मंदिर की देवी की छवि अब एक संग्रहालय में प्रदर्शित की गई है, कहां पर है, लंदन, न्यूयॉर्क, बर्लिन, मैनचेस्टर, लगाओ दिमाग। अब देखो इसमें लॉजिकल क्वेश्चन है, कोई ऐसा हमें कोई बुक में स्पेशली लिखा नहीं मिला, मेरे को तो नहीं मिला भाई, और किसी को मिल गया हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई नहीं मेरे को मिल गया तो भैया कोई कहे तो ये तो बहुत अच्छी बात है, मिल गया तो मेरे को टकराया नहीं। अब 4-6 बुकें तो मैंने ऐसी पढ़ डाली होंगी पर मेरे को टकराया नहीं यार, ठीक है। कहने का मतलब ये है 4-6 बुक का मतलब एमपी की 4-6 पब्लिकेशन की अलग अलग पढ़ना पड़ती हैं यार, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जब तक हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कंप्लीट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। देखें अब इसमें धार के भोजशाला मंदिर की देवी की छवि कहाँ पर है, तो वैसे देखो कॉमन बात है यार, अपने यहाँ से ज़्यादातर जो चीज़ें जाती हैं तो लंदन में ही जाती हैं, और इसका जो आंसर है बच्चों वो है लंदन में, क्योंकि न्यूयॉर्क में कोई ज़्यादा विशेष है नहीं है, बर्लिन से कोई मतलब है नहीं है, मैनचेस्टर, हालांकि लिवरपूल मैनचेस्टर वही वाला क्षेत्र है, लेकिन जो संग्रहालय है जहाँ पर सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय है ना, सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा, ब्रिटिश संग्रहालय है। तो ब्रिटेन के अंदर ब्रिटिश संग्रहालय जो है उस संग्रहालय के अंदर धार के भोजशाला मंदिर में मंदिर की देवी की छवि रखी हुई है, उनकी मूर्ति या उनकी जो तस्वीर है वो उस संग्रहालय में प्रदर्शित की गई है। तो स्वाभाविक है याद कर सकते हैं बच्चों वो कहाँ पर है, लंदन में है, ठीक है। तो लंदन के अंदर अपन याद कर सकते हैं। देखिए अगला देखते हैं, हाँ, किस ऐतिहासिक पुस्तक में कहा गया है कि चंदेरी से लगभग 3 कूरों, देखो एक और चीज मिली, वैसे 6 मील तो सुना है, आज अपन कूरों भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, कूरों भी पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब जो होता है 2 मील का 1 कूरो होता है 2 मील का 1 कूरो, 2 मील का 1 कूरो होता है, इसलिए 6 मील का 3 कूरो। अब इसमें दिमाग में लगाओ, लेकिन पूरा क्वेश्चन पढ़ो। किस ऐतिहासिक पुस्तक में कहा गया है कि चंदेरी से लगभग 3 कूरो या 6 मील की दूरी पर एक छोटी नदी, कौन सी नदी, बेतवा नदी, एक छोटी नदी बेतवा नदी बहती है। तो ऐसी एक किताब दी गई है, हालांकि आपको 4 ऑप्शन थोड़े से धुंधले दिख रहे होंगे, इतने डार्क नहीं दिख रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टेक्निकल इश्यू है ये। तो बेटा एक बुक दी है अकबरनामा, दूसरी बुक दी है हुमायूं नामा, तीसरी है मुत्खाव उत तवारिक, ये बंदायूनी की कृति है, मुत्खाव उत तवारिक, ठीक है, मुत्खाव उत तवारिक बंदायूनी ने लिखी थी ये बुक, और बाबरनामा। तो भैया ये 4 बुक हैं, इन 4 बुक में हुमायूं नामा जो थी, हुमायूं की बहन थी जो उसने हुमायूं नामा लिखी थी, ठीक है। तो हुमायूं नामा हुमायूं की बहन ने लिखी थी, गुलबदन बेगम उसका नाम था या जो भी है, और दूसरा अकबरनामा, ठीक है। अकबरनामा जो है वो अकबरनामा की जीवनी है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें एक लॉजिकल क्वेश्चन आया, या तो आपको हिस्ट्री की बहुत अच्छी नॉलेज हो, या फिर क्वेश्चन घूमेगा बेतवा नदी, चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, हाँ यार चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, बोले चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में, हाँ यार किस किस के बीच में हुआ था, बोले बाबर और मेदिनी राय के बीच में, बाबर और मेदिनी राय के बीच में। अच्छा इसमें से जीता कौन था, और यार बाबर जीता था। तो बाबर की आत्मकथा क्या है, बाबर की आत्मकथा है बच्चों बाबरनामा, बाबर की आत्मकथा क्या है, बाबरनामा। तो इससे एक लॉजिकल क्वेश्चन बनना है, हिस्ट्री प्लस एमपी हो गई ये तो, यानी हिस्ट्री की नॉलेज होने से एमपी का क्वेश्चन बेटा सही कर पा रहे हो, है ना। और अगर हिस्ट्री की नॉलेज नहीं है, आप हिस्ट्री नहीं पढ़ा है ढंग से, तो ये चीज बुक में इतनी आसानी से नहीं दी गई है।
हमें तो कहीं भी नहीं लिखा मिला, ये वाली लाइन कहीं भी किसी भी बुक में नहीं मिली है कि किसी बुक में ये लिखा हो, पर लॉजिकल क्वेश्चन है। हाँ, चंदेरी का युद्ध प्रत्येक बुक में लिखा मिल जाएगा। कोई भी जीके की बुक उठा लो कि चंदेरी का युद्ध किस किसके बीच में हुआ था, तो बाबर और मेदिनी राय में, जिसमें बाबर ने मेदिनी राय को चंदेरी के युद्ध में हरा दिया था। ठीक है, तो 1528 में बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। मेदिनी राय जो था वो चंदेरी का राजा था। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो लिखा है कि किस ऐतिहासिक पुस्तक में, तो स्वाभाविक है बाबर की आत्मकथा थी बेटा बाबरनामा। तो बाबरनामा इस क्षेत्र में गया होगा, उसने चंदेरी में जाकर युद्ध लड़ा होगा, तो स्वाभाविक है उसकी सेना थोड़ी और आगे बढ़ी होगी, तो उन्हें रास्ते में नदी जरूर मिली होगी, और नदी मिली होगी तो उन्होंने बेतवा नदी के बारे में भी अपनी बुक में लिख डाला कि यार मैं यहाँ गया था तो मेरे को एक छोटी नदी मिली थी। ये छोटी नदी नहीं है, अपने आप में अच्छी खासी नदी है, बेतवा नदी है ना। तो यमुना नदी की सहायक नदी है बेतवा नदी, है ना, क्योंकि चंबल, बेतवा और केन, चंबल, बेतवा, केन 3 हमारे मध्य प्रदेश की नदियां, ये तीनों नदियां यमुना में जाके मिल जाती हैं। कहां पर? उत्तर प्रदेश, यूपी वाला जो क्षेत्र है। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो बॉर्डर पर जो नदी बह रही है, वो कौन सी नदी बह रही है? वो बह रही है बेतवा नदी। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो बाबरनामा, यानी कि ये हिस्ट्री में से क्वेश्चन निकल आया, चंदेरी में से क्वेश्चन निकल गया। चंदेरी का राजा मेदिनी राय, और इसको पूछने का कारण ये है कि चंदेरी अशोकनगर जिले के अंतर्गत आता है, और अशोकनगर जिला हमारे मध्य प्रदेश के अंदर है, तो एमपी का क्वेश्चन है वो। ठीक है, यहां तक का क्लियर हुआ बच्चों? आगे बढ़ते हैं। सन 1956 में मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय राज्य में कितनी बड़ी सिंचाई योजना थी? तो बोले 1956 में मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के, पुनर्गठन क्यों बोल रहे हैं? पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना की गई थी। तो स्वाभाविक है इसमें दिया गया है कि कितनी सिंचाई योजना थी, तो बच्चों 3 सिंचाई योजना थी। कितनी थी? 3 सिंचाई योजना थी जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। ठीक है, तो ये जो सिंचाई योजना देखो, वैसे तो आपको मालूम है फिर मध्य प्रदेश के अंदर कई सारे बांध वगैरह का निर्माण होना चालू हो गए थे। तो जब कोई राज्य बनता है स्वाभाविक है, तो मेन है जो हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट हुआ है 1950 के बाद में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। तो 1950 में 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हो चुका था। तो संविधान लागू होने के बाद कई सारी ऐसी चीज़ें शुरू हुई थी, है ना, तो जिसमें जैसे पंचवर्षीय योजना बनी 1951 में। तो 1951 में पंचवर्षीय योजना, यानी पंचवर्षीय यानी 5 साल की योजना बनेगी। इन 5 सालों के अंदर ये काम कर रहे हैं, ये निर्माण कार्य करने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो 3 सिंचाई योजनाएं थी जो मध्य प्रदेश के अंदर बनी थी। नेक्स्ट, ओमकारेश्वर परियोजना बच्चों कहां पर है, ये पूछा गया है। ठीक है, ओमकारेश्वर परियोजना कहां स्थित है, तो ऑप्शन के हिसाब से अपन को देखना है। हालांकि ओमकारेश्वर परियोजना बच्चों खंडवा में, ठीक है, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में आता है। इंदिरा सागर परियोजना के, अब इंदिरा सागर परियोजना बेटा 4 ऑप्शन में दिए हैं, और इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि 2 ऑप्शन में तो दिया है बेटा 80 और 2 ऑप्शन में दिया 40, और इंदिरा सागर परियोजना भी खंडवा के पुनासा में है, खंडवा के पुनासा में। अब बात आ गई बेटा मैप की। अगर आपको ये पता है कि इंदिरा सागर परियोजना मैप के अंदर कहां पर है, तो आपका दिमाग घूमेगा, यार मैंने वहां देखा है। ठीक है, वहां पर खंडवा, खंडवा के अंदर वहां पर पुनासा में वहां बना हुआ है, तो आप बता सकते। लेकिन एक इसमें भी एक आपका एक लॉजिकल क्वेश्चन बना दिया उन्होंने। पेपर जितनी आसानी से दिखता है इतना आसान होता नहीं है, और पेपर बनाने वाला बंदा जो होता है बड़ा ब्रिलियंट बंदा होता है यार, होशियार बंदा होता है। तो वो भी चाहता है कि हम भी होशियारी हों, पेपर देने वाला हो वो भी, उसको भी होशियारी की जरूरत है। तो मेन है लॉजिकल क्वेश्चन है। अब देखो लॉजिकल क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम 80 वाली चीजें हटा सकते हैं, क्योंकि यार खंडवा है, खंडवा डिस्ट्रिक्ट है, और खंडवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही 80-100 किलोमीटर के अंतराल में ये चीज वैसे होनी नहीं चाहिए, क्योंकि 100 किलोमीटर पहुंच गए तो ये समझ लो दूसरी डिस्ट्रिक्ट ही लग जाती है। जहां तक है 100 किलोमीटर के अंतराल में दूसरा जिला ही लग जाता है। तो यार 80-90 किलोमीटर पे पहुंचने का मतलब ये है कि वो जिले से और आगे बढ़ना है। तो एक अपन अपना खुद का एक तर्क लगा रहे हैं। देखो सबका अपना अपना तरीका है यार, आप अपने तरीके से आंसर दोगे, हम अपने तरीके से आंसर देंगे। पर ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं बेटा, ये बुक में वैसे तो नहीं दिए गए,
पर मैप के अकॉर्डिंग आप पूछ सकते हो, मतलब देख सकते हो, देख लोगे, चलो मैप में भी देख लोगे, पर क्या किलोमीटर चेक करोगे, ये कितने किलोमीटर पे, ये कितने किलोमीटर पे, हर एक चीज का किलोमीटर का देखोगे कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कितने किलोमीटर की दूरी पर है, नहीं देखेंगे अपन इस चीज को। लेकिन एक लॉजिकल क्वेश्चन है कि आपका क्या उसमें मत हो सकता है। तो मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि 100 किलोमीटर के लगभग जब जाते हैं हम, तो अदर डिस्ट्रिक्ट लग जाती है, तो स्वाभाविक इतनी डिस्टेंस तो नहीं होगी। तो सबसे पहले मैंने 2 ऑप्शन इसको हटा दिए। अब बात चल रही है बेटा, एक है अनुप्रभा और एक है प्रतिकूल, यानी कि एक होता है धारा की दिशा में, बोर्ड एंड स्ट्रीम वाला चैप्टर आपका जो मैथ में आपने पढ़ा होगा, एक होता है धारा की दिशा में और एक होता है धारा की विपरीत दिशा में। तो अनुप्रवाह का मतलब होता है विपरीत दिशा में, प्रतिकूल का मतलब होता है धारा की दिशा में। तो स्वाभाविक है इसमें ये पूछा गया, तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है ये 40 किलोमीटर। ठीक है, इंदिरा सागर परियोजना के 40 किलोमीटर विपरीत, धारा के विपरीत है, धारा की दिशा में नहीं है, धारा के विपरीत है, यानी धारा इधर बह रही है तो उसको कहीं ना कहीं उसके विपरीत दिशा में उसको बनाया गया। तो कहने का मतलब यह ओमकारेश्वर परियोजना कहाँ स्थित है, इंदिरा सागर परियोजना के 40 किलोमीटर अनुप्रवाह। हालांकि ये चीजों को अपना अपना तर्क है, वो कुछ स्टूडेंट ये भी बोलेंगे सर ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं हो सकता। तो आप मैप में देखोगे तो मैप में से कोई चीज आपको समझ में आएगी, यानी आप विपरीत दिशा में हो सकता है ओमकारेश्वर इधर है लेकिन नदी उधर गई है, तो एक उसके धारा तो उधर की साइड जा रही है ना, तो वो उधर जा रही है, धारा उधर जा रही है और परियोजना इधर है, धारा उधर जा रही है, परियोजना इधर है। तो यानी कि धारा के किधर हो गए अपन, विपरीत दिशा में हो गए। अगर धारा भी इधर आ रही होती और अपन भी इधर ही पहुंच रहे होते तो स्वाभाविक है वो प्रतिकूल हो जाता, लेकिन ये अनुप्रवाह है। तो इन दोनों में से ज्यादा नहीं तो यार 50% पे तो पहुंच ही गए। आप 50% में से आप लगाओ तुक्का कौन सा सही होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब अपन तुक्के पे वैसे विश्वास नहीं करते, लेकिन अगर हमने ज्यादातर चीजें पढ़ी हुई हैं और हम क्वेश्चन में उलझ गए, हमें लग रहा है कि यार क्वेश्चन में यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो फिर मरता क्या नहीं करता, और मरता यही करता है कि फिर तो तुक्का ही लगाता है कि मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। तो तुक्के लगाने के लिए भी बेटा पढ़ा होना चाहिए। अब जी हमने इसलिए हटा दिया कि अपना एक अनुभव है कि हम देखते हैं, वैसे भी बेसिकली आप देख लो, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट देख लो, आप आसपास की डिस्ट्रिक्ट का अंतर देख लो कि हाँ यार 100 किलोमीटर के अंतराल में डिस्ट्रिक्ट चेंज होती है, जहाँ तक है ज़्यादातर मोस्टली। तो मेन है, अब कहीं पर मान लो 20 किलोमीटर में डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गई हो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैंने तो इस हिसाब से इनको कैंसिल किया, आपका अपना एक तर्क है। लेकिन अगर आप मैप देखोगे, मैप के अकॉर्डिंग अगर आपको परियोजना देखोगे कि ओमकारेश्वर परियोजना यहाँ पर है और नर्मदा नदी ऐसे बह के गई है, तो स्वाभाविक है आप उसका आंसर बिल्कुल सही बता सकते हो। बस मेन है मैप की आपको नॉलेज होनी जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो एक नर्मदा हाइड्रोक्लोरिक, तो इसको आप देखेंगे NHDCL है, नर्मदा हाइड्रोक्लोरिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो बच्चों इसकी स्थापना हुई थी सन 2000 में। कब हुई थी? 2000 में। तो इसकी स्थापना हुई थी 2000 में, तो यानी कि उन्होंने एक स्थापना पूछ ली है जो नर्मदा से संबंधित है कि नर्मदा हाइड्रोक्लोरिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, और इसकी स्थापना जो है कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी बच्चों सन 2000 में। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, 2002, 2001, 2004 के 2000। इसका जो आंसर होगा बेटा वो होगा सन 2000 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सी चंबल की उपनदी? देखो उपनदी का मतलब होता है बेटा सहायक नदी, सहायक नदी। ठीक है, चंबल की सहायक नदी है। कभी कभी पेपर में पूछ लेता है बेटा नहीं है, ये भी देखना बहुत जरूरी है कि कौन सी चंबल की सहायक नदी नहीं है। तो इसमें पूछा है कौन सी सहायक नदी है, तो बोले नन ऑफ दीज, तो बाद में देखेंगे, पहले 3 ऑप्शन तो पढ़ ले। हाँ, पार्वती नदी है, पार्वती नदी चंबल की सहायक नदी है। अब हमें पता है कि चंबल की सहायक नदी अगर हमें याद है, जैसे हमें याद है क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, कूनो, बनास। क्षिप्रा, सिंध, काली सिंध, पार्वती, कूनो, बनास। अब हमें पूरे ही नाम याद है यार, ये अधिकतर जो नदियां किताब में दी रहती हैं हमें पूरे नाम याद है। तो इसमें से कौन सी नदी मिल गई बेटा? पार्वती। तो स्वाभाविक है कि इसकी जो सहायक नदी है वो कौन सी है? पार्वती नदी है। ठीक है, तो ये तो 1 सेकंड में आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, दूसरा तवा, दूधी, शक्कर, हिरन, हथनी, बरगी, वारणा, सुक्ता, माही, मान जो है ये नर्मदा की सहायक नदियां हैं।
ठीक है। तवा, दूधी, शक्कर, हिरन, हथनी, वर्गी, वारणा, सुक्ता, माही, मान, ये नदियां नर्मदा की सहायक नदियां हैं। तो ये दोनों नर्मदा की सहायक नदियां उसने ऑप्शन में दी है, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गई और इनमें से है नहीं, और नाम हमें याद है तो हम पार्वती नदी को हमने आंसर दिया है कि इसमें चंबल की जो सहायक नदी है या उपनदी है वो पार्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मंडला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, हालांकि इस क्वेश्चन को उन्होंने कैंसिल कर दिया था पेपर में, कैंसिल किया गया, क्यों किया गया वो जाने, उनका काम जाने, हम क्यों दिमाग लगाएं, लेकिन क्वेश्चन बना तो क्वेश्चन को देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि मंडला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, वैसे जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान बच्चों अब डिंडोरी में आने लगा है, डिंडोरी, इसमें जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान लिखा हुआ है, यानी कि फॉसिल, ये लिखा फॉसिल नेशनल पार्क, ठीक है। फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान जो है बच्चों वो अब डिंडोरी में आ गया है और इसीलिए शायद उन्होंने उसको कैंसिल किया हो, जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि कैंसिल किया है क्योंकि वो फिर फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान अब डिंडोरी में, क्योंकि डिंडोरी की स्थापना 1998 में कर दी गई और 1998 में 16 नए जिले बने थे, तो उनमें से 9 जिले जो थे वो छत्तीसगढ़ में पहुंच गए थे, हमारे पास 7 जिले रह गए थे और 7 जिले में से एक डिंडोरी जिला है। तो कहने का मतलब यह है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि कान्हा, मंडला या पन्ना का क्षेत्र है, पेंच, छिंदवाड़ा या उमरिया, पेंच, छिंदवाड़ा या पन्ना, बांधवगढ़ उमरिया में है, कान्हा किस्ती जो है वो मंडला में है। हालांकि मंडला डिंडोरी का और उमरिया का, थोड़ा डिंडोरी का उमरिया का बॉर्डर आपस में लगा है। पहले जो शहडोल संभाग था, शहडोल संभाग के अंदर 2012 तक डिंडोरी रहा था, 2012 के बाद में अब डिंडोरी जबलपुर संभाग में आ गया, ठीक है। तो ये नॉलेज वाली चीजें हैं, ये आप जब पढ़ेंगे संभाग वाला टॉपिक समझ में आएगा। तो फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में आ चुका है। हालांकि इस क्वेश्चन को अगर मान लो हम इसको मंडला में ही काउंट करते हैं तो आंसर क्या होना चाहिए, तो बेटा इसका आंसर होना चाहिए चौथे नंबर का, क्योंकि जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया, कान्हा किस्ती राष्ट्रीय उद्यान मंडला, और मंडला और उमरिया का अगर अपन थोड़ा सा देखें तो एक उनका एक बॉर्डर मिला हुआ है, दोनों आसपास के हैं, इस वाले पोर्शन में आएंगे। आप देख लेना, एमपी के मैप की भाषा में आपको बोल रहा हूँ। तो मेन है, कहीं ना कहीं उसने फॉसिल पूछा था, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में, इसलिए शायद उसको 2017 में क्वेश्चन कर रहा है, 1998 में डिंडोरी में वो चीज़ आ गई है, तो स्वाभाविक है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन के लिए आपत्ति भी जताते हैं, कुछ ऐसे विद्वान रहते हैं जिनको जानकारी रहती है, तो उस हिसाब से कैंसिल वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें से मैं बता रहा हूँ, अगर आप अच्छे से एमपी कंप्लीट करते हो तो स्वाभाविक है 25 क्वेश्चन है, एक कैंसिल भी होगा, 24 क्वेश्चन हैं, तो 23, 22 तक आप आराम से पहुंच सकते हो। और मैं आपको बिल्कुल गारंटी दे रहा हूं कि जो चीज़ मैं अपने नोट्स में कराता हूं एमपी का, जो भी मैंने कराया उसमें सारी चीज़ें टकराई हैं, बस 1-2 क्वेश्चन है लॉजिकल क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए, वो क्वेश्चन तो किसी किताब में नहीं मिले, तो मैं अपने नोट्स में कहाँ से दूंगा। लेकिन अगर मैं इतने सारे क्वेश्चन सही करवा सकता हूँ तो स्वाभाविक है 1-2 क्वेश्चन आप अपने लॉजिक से भी सही कर सकते हो। तो हमारा जो टारगेट रहता है वो ये रहता है कि लगभग 25 में से, हम तो कह रहे हैं 25 होने चाहिए सही। अब उसमें से 1-2 क्वेश्चन हो भी जाए तो उसकी टेंशन नहीं है, कुछ नंबर आप मैथ में से निकाल लो, कुछ नंबर आप कंप्यूटर में से निकाल लो, कहने का मतलब इस पेपर की भाषा बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो भाई जहाँ तक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, जो मटेरियल मैंने आपको बताया, जो पेपर को हमने डिस्कस किया वो चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट टाइम में एमपीपीएससी का भी कुछ लेके आऊँगा, बहुत मटेरियल है, लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा टाइम मेरे को निकालना पड़ता है क्योंकि रेगुलर बैच भी चलते हैं, और जो मेरे रेगुलर बैच अभी इस लॉकडाउन में जो ऐप पर मैं बैचेस दे रहा हूँ, और स्वाभाविक है अभी बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जुनून एजुकेशन पॉइंट के नाम से ही मेरा एक ऐप भी है जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें आप सब्जेक्ट की डेमो देख सकते हो। अभी हिस्ट्री पॉलिटी वाला टॉपिक चल रहा है मेरा, और एक एमपीजीके वाला चल रहा है। तो एमपीजीके वाला जो न्यू स्टूडेंट्स हैं तो मैं उनको अभी तो इन्वॉल्व नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ज़्यादातर मटेरियल उसमें निकल चुका है। हाँ ये है कि न्यू सब्जेक्ट जब मैं चालू करूँगा तब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वीडियो के थ्रू या जो भी है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको वहाँ से भी एक मैसेज मिल जाएगा। दूसरा, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, तो ऐप डाउनलोड करके आप कुछ वीडियोस मेरी पड़ी हुई हैं, 10-20 वीडियो हैं, तो आप उनको भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पर भी तमाम वीडियो हैं तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है भाई। तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और जो भी आपका कुछ सजेशन हो मेरे लिए, कुछ भी आपका सजेशन हो तो आप दे सकते हैं, कोई बेफिक्र होके, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।